हर कोई सोचता था कि वो एक बेकार इंसान है, लेकिन वो निकला सबसे ताकतवर हीरो जो नॉर्मल बनने का दिखावा कर रहा था। पहले एलन सबसे मजबूत हीरो था, लेकिन उसे इंसानों को बचाने का काम थकाऊ लगने लगा, खासकर जब उसकी पर्सनल लाइफ इसके लिए खतरे में थी। जब वो मरने वाला था तो उसने अपने साथ रोती देवी से इच्छा की कि अगले जन्म में वो नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है। उसकी ये इच्छा पूरी हुई और वो एक ड्यूक का नाकाम बेटा बन गया। एक दिन वो अपने बेडरूम में जागा, तभी उसका छोटा भाई दरवाजे पर दस्तक देता है और बताता है कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। पिता तुरंत एलन की बेइज्जती करने लगते हैं, कहते हैं कि इतने सालों बाद भी वो लेवल 1 का लूजर है और उसकी स्टैट्स में कोई सुधार नहीं हुआ। ऊपर से उसे भगवान से कोई डिवाइन गिफ्ट भी नहीं मिला, जैसा कि बाकी नोबल बच्चों को मिलता है। फिर पिता उसे परिवार से निकाल देते हैं, कहते हैं कि वो उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण है। एलन बिना परेशान हुए किले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था ताकि वो इस जिंदगी में मजे कर सके और दूसरों की चिंता न करे। लेकिन तभी उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि 2 लड़कियां, टॉमबॉय नाइट बेटी और प्रिंसेस लीसा, कुछ मॉन्स्टर कुत्तों के हमले का शिकार हो रही हैं। बेटी तलवार से कुत्तों पर वार करती है, लेकिन वो टूटने के बाद भी वापस ठीक हो जाते हैं। वो लीसा को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन लीसा मना कर देती है और पीछे खड़ी हो जाती है। एलन दूर से अपनी मैजिक आंखों से सब देखता है और याद करता है कि बचपन में एक पार्टी में कुछ लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन लीसा ने उन्हें डांटते हुए कहा था कि कम से कम वो कोशिश तो करता है। इससे उसे लीसा की मदद करने का मन करता है। जैसे ही कमजोर वॉरियर महिला गिरती है, एक कुत्ता उसे घायल कर देता है और बेहोश कर देता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन एलन अपनी पूरी मैजिक एनर्जी जुटाता है और बिजली की रफ्तार से प्रिंसेस के सामने पहुंच जाता है। वो कुत्ते की गर्दन पकड़ लेता है। लीसा हैरान रह जाती है। एलन तीनों मॉन्स्टर पर हमला करता है, हवा में कूदता है और उन्हें स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि इनके अंदर एक कोर है। उसकी खास पावर से वो चारों तरफ इथीरियल तलवारें बनाता है और उन्हें मॉन्स्टर कुत्तों पर फेंक देता है, जो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। बेटी लीसा से माफी मांगती है कि वो नाकाम रही और सोचती है कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन एलन पास आता है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। साथ ही उसका कवच भी रिपेयर कर देता है। लड़कियां दंग रह जाती हैं, क्योंकि सब जानते थे कि एलन एक बेकार इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं। वो उन्हें नहीं बता सकता कि ये पिछले जन्म की ताकतें हैं, लेकिन लड़कियां सोचती हैं कि ये कोई नई डिवाइन ब्लेसिंग होगी जिसके बारे में चर्च को पता नहीं। फिर एलन लीसा से पूछता है कि वो गांवों में क्या कर रही है। लीसा बताती है कि जब वो देवी से प्रार्थना कर रही थी तो उसे एक भविष्यवाणी मिली कि उसे एक दूर गांव में जाकर हीरो की मदद करनी है, और कोई डिटेल नहीं थी, इसलिए वो बेटी के साथ, जो उसकी बॉडीगार्ड और मजबूत महिला वॉरियर है, राजधानी से निकल पड़ी। लीसा फिर एलन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि इस बारे में रास्ते में बात करेंगे और यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वो गाड़ी को अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक करता है। सफर के दौरान लीसा को पता चलता है कि एलन को पिता ने बेकार होने की वजह से घर से निकाल दिया। अब वो शोहरत और लोगों से दूर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। लीसा को उस पर तरस आता है और वो राजा को उसकी ताकत के बारे में बताने से मना कर देती है, भले ही ये किंगडम के लिए फायदेमंद हो। एलन उसे धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वो तब तक लीसा के साथ रहेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता। कुछ देर बाद वो उस गांव में पहुंचते हैं जिसकी तलाश थी, और हैरानी की बात है कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं दिखते, जो बहुत अजीब है। वो गांव में घूमते हैं, लेकिन वो सूना लगता है जब तक उन्हें एक भीड़ नहीं दिखती। एक लड़की को एक बूढ़े आदमी के घर से बाहर निकाला जाता है। वो फ्लैट चेस्टेड लड़की अकीरा निकलती है, जो मौजूदा हीरो है और एलन की पिछली जिंदगी की ताकतवर तलवार रखती है। अकीरा को लीसा भी पहचानती नहीं और कहती है कि पहले उसे लंच पर ले जाएं, क्योंकि वो भूखी है। रेस्टोरेंट में खाते वक्त अकीरा बताती है कि वो गांव में घूम रही थी जब उसे एक छोटी लड़की जंगल में भागती दिखी। उसने उसे पकड़ा और पूछा कि वो ठीक तो है, लेकिन लड़की ने कहा कि ड्रैगन उसे खा जाएगा। ये सुनकर अकीरा ने ड्रैगन को मारने का फैसला किया और लड़की को एक गुफा में छिपा दिया। फिर गांव में जानकारी जुटाने आई। जब अकीरा बूढ़े आदमी के घर गई सवाल पूछने, तो उसने बात करने से मना कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। एलन को यह सब शक के घेरे में लगता है और वो सोचता है कि शायद गांव वाले लड़की को ड्रैगन से सुरक्षा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए आसपास मॉन्स्टर नहीं दिखते। ये थ्योरी सबको सही लगती है, तो अकीरा अकेले पहाड़ पर चढ़कर ड्रैगन को मारने का फैसला करती है।
लीसा तुरंत साथ जाने को तैयार होती है क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक उसे हीरो का मार्गदर्शन करना है, और बेटी भी लीसा के पीछे पीछे चल पड़ती है। एलन गहरी सांस लेता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए ड्रैगन से हारने की सूरत में मदद के लिए साथ चला जाता है। पहाड़ पर चढ़ते वक्त अकीरा अपनी ताकत पर भरोसा दिखाती है और प्लान बनाती है कि वो सीधे ड्रैगन से लड़ेगी, जबकि बाकी लोग पहाड़ के चारों तरफ से हमला करेंगे। एलन जानता है कि ये हीरो बेकार है और हार जाएगी, इसलिए वो अकेले आगे जाने की पेशकश करता है और लड़कियों को दूसरी तरफ भेजता है। लेकिन अकीरा को शक होता है कि एलन उससे ज्यादा ताकतवर है और बिना उसकी लड़ाई के ड्रैगन को मार सकता है, इसलिए वो आगे जाने की जिद करती है। वो ड्रैगन से स्पर करने की भी मांग करती है। एलन मान जाता है और अकीरा सीधे ड्रैगन के पास चली जाती है। ड्रैगन तुरंत उठता है और उसे आग का बड़ा गोला दागता है, लेकिन अकीरा किसी तरह बच जाती है। वो अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी जादू इतनी कमजोर होती है कि ड्रैगन हंसने लगता है। तभी ड्रैगन दिखाता है कि छोटी लड़की भी वहां है और कहता है कि वो गांव वालों को डराने के लिए उसे छोड़ दिया था। इससे अकीरा गुस्से में आ जाती है और पूरी ताकत से लाइटनिंग अटैक करती है, ड्रैगन को काट देती है और हीरो की तरह पोज देती है। लेकिन जब वो मुड़ती है तो ड्रैगन बिल्कुल ठीक होता है। वो हंसता है और अकीरा को जोर का थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। वो जमीन पर पड़ी ड्रैगन के हमले का इंतजार करती है, लेकिन एलन समय पर आता है और ड्रैगन के एक पंख को काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो लड़कियों को वहां से जाने को कहता है। ड्रैगन उस पर पूरी रफ्तार से टूट पड़ता है, लेकिन एलन अपनी मैजिक अटैक से हवा में कट मारता है, जो ड्रैगन को रोक देता है। ड्रैगन हैरान रह जाता है क्योंकि वो रेड ड्रैगन किंग दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, लेकिन एलन उसे स्कैन करता है और आखिरी वार करने को तैयार होता है। ड्रैगन कायर की तरह भागने लगता है और लड़कियों पर कूद जाता है, धमकी देता है कि अगर एलन एक कदम बढ़ाया तो वो उन्हें मार देगा। लेकिन एलन परवाह नहीं करता और तलवार से वार करता है, ड्रैगन को भेद देता है और अपनी आखिरी चाल से उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। सब जीत की खुशी मनाते हैं और एलन को एहसास होता है कि लड़कियां इस दुनिया में एक दिन भी उसके बिना नहीं टिक सकती, इसलिए वो अपने रिटायरमेंट को टाल देता है जब तक लीसा का काम खत्म नहीं हो जाता। अगली सुबह वो पेड़ के नीचे जागता है और देखता है कि लीसा उसे घूर रही है। चारों तरफ नजर डालता है तो छोटी लड़की बैठी है, जबकि अकीरा और बेटी स्परिंग मैच खेल रही हैं कि कौन सबसे ताकतवर है। तभी एलन को याद आता है कि कल लीसा ने सेंट क्लास हीलिंग मैजिक से अकीरा की चोट ठीक की थी, लेकिन लीसा उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि ये उसका राज है। एलन वादा करता है कि उसका राज उसके साथ सुरक्षित रहेगा। तभी अकीरा एलन को बुलाती है और कहती है कि वो भी उनके साथ स्परिंग करना चाहते हैं। उस दिन बाद में सब गाड़ी में तैयार होते हैं, लेकिन अकीरा अकेले चलने की जिद करती है और गाड़ी में नहीं जाना चाहती। एलन पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगी, तो वो वादा करती है कि वो खुद को संभाल सकती है और लड़की को अपने साथ ले जाती है। एलन को शक होता है, इसलिए वो उसे FBI से सावधान रहने को कहता है। अकीरा चली जाती है, जबकि एलन और बाकी गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। लीसा एलन से माफी मांगती है क्योंकि ड्रैगन से लड़ाई में उसकी तलवार टूट गई थी। वो कहती है कि वो एक पास के गांव में जाना चाहती है जहां डीजनरेट्स रहते हैं, क्योंकि उसका दोस्त नल वहां रहता है और शानदार तलवारें बनाता है। एलन कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एलन के घर उसके पिता और भाई कैरन बात कर रहे हैं कि उनका प्लान फेल हो गया। पता चलता है कि ये दोनों ही प्रिंसेस पर मॉन्स्टर कुत्तों को भेजने वाले थे और ड्रैगन से डील करके हीरो को मारने की साजिश रची थी ताकि किंगडम से बदला लिया जा सके। कैरन चिल्लाने लगता है, लेकिन पिता उसे चुप कराते हैं और बूढ़े नौकर से और जानकारी जुटाने को कहते हैं। गांव में एलन को देखकर हैरानी होती है क्योंकि वहां हर तरह के डेमी ह्यूमंस घूम रहे हैं। वो नल के घर पहुंचता है और अंदर उसे फर्श पर पड़ी देखता है, जिससे लीसा डर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो रात भर काम करने से थकी हुई थी। लीसा उसे ठीक करती है और तलवार बनाने की बात करती है, लेकिन नल मना कर देती है क्योंकि उसके पास अर्जेंट ऑर्डर हैं। एलन अपनी टूटी तलवार दिखाता है तो नल उसे गौर से देखती है और कहती है कि वो इसे बनाने से मना करती है क्योंकि जो इसे संभाल नहीं सकता उसके लिए तलवार नहीं बनाती। लीसा उसे एक बार चेक करने को कहती है। नल अपनी खास पावर से देखती है कि तलवार पूरी ताकत से इस्तेमाल हुई थी, इसलिए टूटी। इससे उसका मन बदल जाता है और वो तलवार बनाने को तैयार हो जाती है। फिर सबको शांति से काम करने के लिए बाहर कर देती है। बाद में तीनों शहर में लॉज ढूंढने जाते हैं, लेकिन एक लड़की जो अजीब ड्रेस में है
उन्हें जासूसी कर रही होती है। वो बूढ़े नौकर के लिए काम करती है और उसे रिपोर्ट करती है। उसे हैरानी होती है क्योंकि लीसा के साथ सिर्फ एक कमजोर महिला गार्ड होनी चाहिए थी, न कि कोई दूसरा लड़का। दिन बिताने के बाद एलन एडवेंचरर गिल्ड में ड्रैगन के स्केल बेचने जाता है और थोड़ा उदास महसूस करता है। गिल्ड में फजी रिसेप्शनिस्ट को स्केल देता है, लेकिन उसने कभी रेड ड्रैगन का स्केल नहीं देखा और चिल्लाने लगती है। इससे बूढ़ा नौकर और उसकी जासूस का ध्यान जाता है। नौकर एलन से पूछता है कि स्केल कहां से मिला। एलन कहता है कि उसकी टीम ने रेड ड्रैगन किंग को हराया था। नौकर अपनी स्किल से उसका लेवल चेक करता है और पाता है कि वो लेवल 1 लूजर है, तो पूछता है कि क्या हीरो उसकी टीम में था। एलन सच कहता है कि हीरो साथ था और सबने मिलकर जीत हासिल की। नौकर संतुष्ट होकर चला जाता है, लेकिन जासूस को शक रहता है कि एलन कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह एलन और उसकी टीम नल के घर वापस जाती है और उसे फिर बेहोश पाती है। लीसा उसे होश में लाती है और एलन को उसकी नई तलवार देती है। एलन उसे देखकर कहता है कि यह उसकी सबसे शानदार तलवार है। उत्साहित एल्फ उसे बाहर ट्राई करने को कहती है, लेकिन लीसा उसे आराम करने को कहती है। बाद में वो जंगल में मॉन्स्टर मारने जाते हैं। रास्ते में एलन पूछता है कि नुल तलवार क्यों बनाती है, क्योंकि ये आमतौर पर बौनों का काम होता है। नुल बताती है कि उसका परिवार बचपन में खो गया था और जंगल में भटकते वक्त एक बौनी वनेसा ने उसे बचाया, जो मर्दों से भी मर्दाना थी। वनेसा ने उसकी देखभाल की, लेकिन एक हादसे में वो हमेशा के लिए चली गई। बात पूरी करने से पहले बूढ़ा नौकर जंगल में आ जाता है और पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर मारने आए हैं। एलन उसे स्टॉकर की तरह पेश आने से मना करता है और वो चला जाता है। एलन आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है, लेकिन नल को मजबूत मॉन्स्टर मारने की जिद होती है और उसे जंगल में खींच लेती है। तभी एलन रुकता है, अपनी मैजिक आंखों का इस्तेमाल करता है और तलवार से मैजिक बैरियर तोड़ देता है, जिसमें एक विशाल वुल्फ टाइगर मॉन्स्टर दिखाई देता है। इससे नल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर है जिसने वनेसा को मारा था। वो एलन से उसे मारने को कहती है। एलन कंफ्यूज्ड रहता है क्योंकि मॉन्स्टर शांत है और इंसानों से दूर सो रहा है। नल पुरानी यादों में खो जाती है, जब वनेसा ने उसकी परवाह नहीं की थी और सिर्फ तलवार बनाती रहती थी। वो उदास होकर मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उसे रोकता है क्योंकि मॉन्स्टर पर प्रोटेक्टिव स्पेल है। वो कहता है कि इसके लिए सेक्रेट तलवार चाहिए, लेकिन नल का दावा है कि उसकी तलवार काफी है। एलन कहता है कि उसकी तलवार सेक्रेट लेवल की नहीं और मॉन्स्टर पर असर नहीं करेगी, फिर चला जाता है। शाम को एलन शहर लौटता है और लीसा बेटी को सारी बात बताता है। लीसा को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा मॉन्स्टर जंगल में शांत क्यों है। एलन शक जताता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां लाया होगा, क्योंकि बैरियर से वो अदृश्य था। वो लीसा से पूछता है कि असली वजह क्या थी, क्योंकि वो सिर्फ तलवार बनाने के लिए नहीं आई। लीसा शर्माते हुए बताती है कि वो जनरल की हत्या की जांच के लिए आई थी। जनरल एक नेक इंसान था, लेकिन एक दिन उसका सिर काटकर घर में मारा गया, बिना किसी सबूत के। बेटी को शक है कि ये किसी डीमॉन का काम हो सकता है, लेकिन वजह समझ नहीं आती। उधर जंगल में जासूस मॉन्स्टर वुल्फ को चेक करती है और हैरान होती है कि एलन ने बैरियर कैसे तोड़ा। वो नौकर से मिलती है, जो कहता है कि ये गांव बोरिंग है और वो जाना चाहता है। वो जासूस को लीसा और नल को मारने का हुक्म देता है, जिससे वो चौंक जाती है। नौकर उसे गुलाम की तरह कंट्रोल करता है और उसकी गर्दन में कॉलर दिखाई देता है। रात को नल तलवार पर काम करती है, एलन की सलाह से उसे बेहतर बनाने की कोशिश में। वो थक कर वहीं सो जाती है और सपने में देखती है कि मॉन्स्टर वुल्फ और नौकर ने वनेसा को मारा था। वनेसा की तलवार टूट गई थी, लेकिन हीरो ने उसे बचाया था। नल वादा करती है कि वो सेक्रेट तलवार से भी बेहतर तलवार बनाएगी। सुबह वो हल्का महसूस करती है और सोचती है कि शायद लीसा ने उसे ठीक किया, लेकिन पता चलता है कि एलन ने रात को उसे हिल किया था। दिन में वो तलवार पूरी करती है और जीशिन से रात को अकेले मॉन्स्टर पर हमला करने जाती है। मॉन्स्टर सो रहा होता है, लेकिन उसे भांप लेता है और उसे पेड़ से टकरा देता है। नल उठती है, तभी नौकर आता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। वो फिर हमला करती है, लेकिन मॉन्स्टर बच जाता है और उसे पीठ में लात मारता है। नौकर उसे आखिरी प्रार्थना करने को कहता है, लेकिन एलन बीच में आता है और मॉन्स्टर को दूर धकेल देता है। नौकर हंसता है और कहता है कि ये उसका प्लान था। उधर जासूस लीसा के कमरे में घुसती है, लेकिन बिस्तर खाली पाती है। बेटी और लीसा उसे पीछे से बुलाती हैं, क्योंकि एलन के बैरियर से वो अदृश्यता देख सकती है। जासूस हमला करती है,
लेकिन बेटी उसे रोकती है। लड़ाई में बेटी उसे हराने वाली होती है, लेकिन लीसा उसे रोकती है। जासूस लीसा को पकड़ लेती है, लेकिन मारने से पहले रुक जाती है। लीसा समझ जाती है कि वो मजबूरी में लड़ रही है। बेटी उसे सिर पर वार करके बेहोश कर देती है। उधर नौकर मॉन्स्टर को नल और एलन पर भेजता है, लेकिन एलन उसे आसानी से काट देता है और मॉन्स्टर मर जाता है। नौकर डर कर भाग जाता है। एलन नुल को शहर ले जाता है और लीसा से मिलकर जासूस से पूछताछ करता है। पता चलता है कि नौकर ने उसके गांव पर हमला करके सबको मारा था, इसलिए वो मजबूरी में उसके लिए काम करती थी। नल को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है और वो जासूस को आजाद करती है। कहती है कि वो उसे अपने घर ले जाएगी। जासूस खुशी से रोने लगती है। एलन अभी खत्म नहीं हुआ और नौकर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वो जंगल में अकेले जाता है और अपनी खास चाल से नौकर को ढूंढता है, लेकिन पता चलता है कि एक डीमॉन ने नौकर को मार दिया था और चला गया। ये ऑर्डर एलन के पिता ने दिया था, जो डीमॉन को हायर करके जनरल की हत्या भी करवाया था। पिता डीमॉन से हीरो और प्रिंसेस को भी मारने को कहता है, लेकिन एलन बीच में आता है और कहता है कि वो खुद प्रिंसेस की टीम से निपटेगा। उधर एलन और उसकी टीम नल के वर्कशॉप में हैं और जनरल की हत्या के सुराग ढूंढ रही है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नल अचानक एक कहानी सुनाती है कि पास के गांव में रात को सिल्वर आर्मर वाला भूत कब्रिस्तान में दिखता है। बेटी डर जाती है क्योंकि उसे भूतों से डर लगता है। सब उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन लीसा जांच करने का फैसला करती है। एलन भी मान जाता है क्योंकि डीमॉन मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं और सुराग मिल सकते हैं। शाम को वो गांव पहुंचते हैं और लोग हैलोवीन की तैयारी में व्यस्त हैं। लीसा गांव वालों से पूछती है कि क्या उन्होंने सिल्वर आर्मर वाला भूत देखा, लेकिन जवाब नकारात्मक होता है। एलन कहता है कि कब्रिस्तान चेक करना चाहिए। वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेटी सावधान रहती है। पत्तों की सरसराहट सुनकर वो मुड़ती है, लेकिन सिर्फ एक सफेद आंखों वाला आदमी दिखता है। वो उसे फॉलो करते हैं और गांव के चीफ के घर पहुंचते हैं। चीफ कहता है कि उसने ऐसा भूत नहीं देखा, लेकिन 2 दिन के लिए फेस्टिवल में रुकने का न्योता देता है। एलन तुरंत मान जाता है और चीफ उनकी रहने की व्यवस्था करता है। लीसा अपने कमरे में सोती है। वह अपने बचपन के सपने देखती है, जिसमें उसका चाचा, जो एक नाइट था और उसका बॉडीगार्ड था, दिखाई देता है। उसे अपने चाचा से बहुत प्यार था और वह भी उसे बहुत चाहते थे। अचानक नींद में फर्श की क्रैकिंग की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह बाहर जाकर देखती है कि कुछ हो रहा है या नहीं। लिसा खिड़की से बाहर देखती है और हैरान रह जाती है जब उसे एक सिल्वर आर्मर में नाइट दिखाई देता है, जो उसके चाचा से बहुत मिलता जुलता है। नाइट चलकर दूर जाने लगता है और लिसा उसका पीछा करती है। आखिर में कब्रिस्तान पहुंच जाती है। नाइट गायब हो जाता है और अचानक ज़ॉम्बीज़ जमीन से निकलते हैं। लिसा डर के चीख पड़ती है, लेकिन फिर एलन उसे जगाता है। पता चलता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन डर और अकेलापन का एहसास अभी भी लिसा के दिल में है। वह एलन से चिपक जाती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। दिन बदलता है और अगली शाम गांव वाले भूत बनकर हैलोवीन मनाते हैं। वे एक बड़ा बोनफायर जलाते हैं और उसके चारों ओर नाचते हैं, जबकि एलन और लड़कियां उन्हें देखते हैं। अचानक कल वाला सफेद आंखों वाला आदमी उनके पास आता है और फेस्टिवल में शामिल होने को कहता है। लिसा कहती है कि वह थकी है, इसलिए आराम करेगी, लेकिन बेट्टी और एलन से फेस्टिवल एंजॉय करने को कहती है। एलन को गांव में कुछ गड़बड़ का शक होता है, तो वह अपनी मैजिक आंखों से जल्दी सबको स्कैन करता है। फिर वह लिसा की बात मानता है और नाचते हुए गांव वालों की ओर दौड़ता है। बेटी भी उसके पीछे चल पड़ती है। जैसे ही लिसा अकेली रह जाती है, एक अजीब धुआं की लकीर उसके सामने से गुजरती है और उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ती है और भीड़ के पीछे उसे देखती है तो उत्साह से उसकी ओर दौड़ पड़ती है। वह भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ती है। नाइट अंधेरे में चला जाता है। आखिरकार लिसा डार्क फॉरेस्ट पहुंचती है और रहस्यमयी धुआं और घना हो जाता है। सिल्वर नाइट उसके सामने आता है और वह सच में उसका चाचा होता है। वह कहता है कि रात को जंगल में आना खतरनाक है, लेकिन लिसा कहती है कि उसे कुछ डर नहीं, क्योंकि वह उसके साथ है। उसे याद आता है कि एक बार वह उसे एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर गार्ड कर रहा था। उनकी कैरेज पर मॉन्स्टर ने हमला किया तो चाचा बाहर जाकर उन्हें भगाने लगा। उसने लिसा की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की और एक मॉन्स्टर पर वार किया जो उसे टारगेट कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर पहली बार में नहीं मरा और उसने चाचा पर हमला कर दिया। नाइट गंभीर रूप से घायल हो गया और मॉन्स्टर ने उसे अपने जबड़े में पकड़कर उड़ना शुरू कर दिया। नाइट ने अपनी सारी ताकत लगाकर मॉन्स्टर के दिल में छुरा भोंका
और दोनों नदी में गिर गए। ये लिसा ने उसे आखिरी बार देखा था और क्योंकि सर्च पार्टी उसे नहीं ढूंढ पाई, वह मानती थी कि वह कहीं जिंदा है। अब वह पूछती है कि वह इतने समय से कहाँ था। नाइट कहता है कि वह शाही परिवार से नफरत जल रहा था और अपनी रंजिश छुपाकर रखे हुए था। नाइट लिसा को बताता है कि उसका पिता, जो राजा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है और लिसा को यह सुनकर यकीन नहीं होता। चाचा कहता है कि एम्परर लोगों को टारगेट कर रहा है जो नेचुरल गिफ्ट्स के साथ पैदा हुए हैं। इसमें हीरो नल, जनरल जो अपनी जान गंवा चुका था, और लिसा भी शामिल है जिसके पास सेंटेस की शक्ति है। नाइट मानता है कि राजा इन्हें भगवान के अपोस्टल्स समझता है जो उसकी बगावत करेंगे और उसके देश को तबाह करेंगे, इसलिए वह इन्हें मारना चाहता है। नाइट लिसा की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ मिलाकर अपने बुरे पिता को हराने को कहता है। लिसा उसके शब्दों से हक्की रह जाती है, लेकिन अंधे विश्वास में नहीं पड़ती। वह कहती है कि अगर यह सच भी है तो वे राजा से शांति से बात करके इसे सुलझा सकते हैं। नाइट समझ जाता है कि लड़की उसके बहाने में नहीं आएगी, तो वह अपना असली रूप दिखाता है और डार्क मैजिक से हवा में तैरने लगता है। वह लिसा पर हमला करता है, लेकिन अचानक एलन वहां आता है और उसे बचाता है। वह नाइट के वार को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। एलन बताता है कि वह लिसा पर नजर रखे हुए था और उसे पता है कि नाइट अभी डेमन के कंट्रोल में है। वह अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और नाइट के शरीर से लगे स्पेल को तोड़ देता है, जिससे वह डेमन के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। लिसा चाचा की चिंता करती है, लेकिन वह उठता है और कहता है कि उसकी चिंता बेकार है क्योंकि वह पहले से मर चुका है। वह एलन को धन्यवाद देता है कि उसने उसे उस स्पेल से आजाद किया जिसने उसे अपनी भतीजी पर हमला करने को मजबूर किया। वह बताता है कि राजा को मारने की बात जो उसने लिसा को कही वह झूठ था। नाइट एलन से लिसा की देखभाल करने को कहता है और वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। नाइट को यह सुनकर खुशी होती है और वह अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करता है। वह एलन से उससे स्पर करने की चुनौती देता है। एलन विनम्रता से चुनौती स्वीकार करता है और नाइट पहले वार करता है। एलन पहले वार को रोकता है और दोनों अपनी तलवारबाजी के हुनर दिखाते हुए वार पर वार करते हैं। लिसा उन्हें देखती है और उसे याद आता है कि चाचा ने एक बार वादा किया था कि वह उसे दुनिया के हर खतरे से बचाएगा जब तक कि उसका साथ देने के लिए उससे मजबूत कोई न मिल जाए। आज वही दिन है जब चाचा की यह लंबी ख्वाहिश पूरी हुई। जैसे ही वह एलन से हारकर लिसा की गोद में लेटता है, वह उसे रोने से मना करता है। वह कहता है कि लिसा उसके लिए सचमुच बेटी की तरह थी और उसे जिंदगी भर खुश रहने की शुभकामनाएं देता है, फिर अपनी आखिरी सांस लेता है। उस रात एलन किलेबंदी की दीवार से गांव पर नजर रख रहा होता है। तभी गांव का मुखिया उसके पास आता है। वह एलन से पूछता है कि उसे उनका राज कब से पता है और बताता है कि शुरू से ही उसे मालूम था कि इस गांव के सारे लोग मरे हुए थे और मुखिया ही उन्हें मैजिक से कंट्रोल कर रहा था। एलन कहता है कि उसे पता होने के बावजूद उसने इस शांत गांव को परेशान नहीं करना चाहा, लेकिन मुखिया उसकी दया पर जीने के मूड में नहीं है क्योंकि वह असल में एक डेमन है। वह अपने ज़ॉम्बीज को एलन पर भेजता है, लेकिन एलन अपनी शक्ति से मुखिया के ज़ॉम्बीज पर कंट्रोल तोड़ देता है। फिर वह एक उड़ती चमक भेजता है जो डेमन मुखिया और उसके सारे ज़ॉम्बीज को 2 हिस्सों में काट देती है। वे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और मुखिया एक मैजिक कोर छोड़ जाता है। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं, एलन मैजिक कोर का विश्लेषण करता है और उसमें अपनी छोटी भाई की शक्ति पाता है। वह मानता है कि उसका छोटा भाई ब्रेट लिसा के चाचा और जनरल की मौत के पीछे था, लेकिन अचानक लिसा को एक सिपाही का मैसेज मिलता है कि मरा हुआ समझा जाने वाला जनरल अचानक लौट आया है और कोई इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा। दूसरी ओर ब्रेट अपने छोटे भाई को सपने में उस दिन को देखता है जब सब कुछ बिगड़ गया था। वह दिन था जब उसकी मां मर गई थी और पिता ने दुनिया पर से भरोसा खो दिया था। वह एक कड़वा और नफरत करने वाला इंसान बन गया जो अपने बेटों को घृणा और तिरस्कार से देखता था। ब्रेट उस वक्त बहुत छोटा था और उसे पिता की हालत समझ नहीं आई। अक्सर नौकर उसकी बातें करते कि ब्रेट सिर्फ खेलता रहता था, जबकि एलन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। ब्रेट ने यह नफरत एलन पर निकाली और उसे दोषी ठहराया कि वह भी पिता की तरह उसे नीचा दिखाता है। अचानक वह पसीने से तर होकर जाग जाता है और गुस्से में तकिए पर पंच मारता है। जल्दी ही वह अपने पिता से मिलने जाता है जो एक खत पढ़कर पागलों की तरह हंस रहा होता है। हाथ में पकड़ा खत जलता है और वह कहता है कि अब इस किंगडम और भगवानों से बदला लेने का वक्त आ गया है।
पिता की इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर ब्रेड सोचता है कि वह ही इस परिवार को आगे ले जाने के लिए सही है। इस बीच शहर में मरे हुए जनरल के जिंदा होने की अफवाहें फैलने लगती हैं। न सिर्फ यह, बल्कि जिंदा हुआ जनरल राजा के खिलाफ बगावत में शामिल हो गया है और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। रॉयल नाइट्स के कैप्टन एडवर्ड और उनका असिस्टेंट शहर में घूमते हुए गॉसिप और अफवाहें सुन रहे हैं। असिस्टेंट मानता है कि अफवाहें टालना मुश्किल था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल रही हैं। एडवर्ड भी सोचता है कि कोई इन्हें जानबूझकर फैला रहा है और असिस्टेंट पूछता है कि वह जनरल के जिंदा होने के बारे में क्या सोचता है। वह कहता है कि जनरल असली है या नकली, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वह किंगडम का दुश्मन बन रहा है तो नाइट्स उसे खत्म करेंगे। वह यकीन रखता है कि अगर जनरल जिंदा होता तो वह भी वही फैसला लेता। वे एक गली में प्रवेश करते हैं जहां अचानक एक लंबा हुडेड फिगर उनके सामने आता है। दोनों नाइट्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह आदमी अपना हुड हटाकर आधा खोलता है और पता चलता है कि वह चर्च का आर्च बिशप है। एडवर्ड पूछता है कि वह अकेले इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहा है और आर्च बिशप कहता है कि वह उससे गुप्त बात करना चाहता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। एडवर्ड अपनी शंकाओं के बावजूद उसकी बात मान लेता है, हालांकि असिस्टेंट को अजीब सा लगता है। वह दावा करता है कि यह लड़ाई नहीं, बस जानकारी जुटाने की यात्रा है और आर्च बिशप के साथ चला जाता है। लेकिन असिस्टेंट का अजीब एहसास खत्म नहीं होता। आर्च बिशप एडवर्ड को नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाता है और फिर गायब हो जाता है। एडवर्ड अकेला ट्रेनिंग एरिया में रह जाता है जब अचानक कोई पीछे से हमला करता है। वह समय रहते हमलावर की खून की भूख भांप लेता है और उसका वार रोकता है तो पता चलता है कि वह उसका पुराना दोस्त और एलन का पिता क्रेग है। एडवर्ड उसे पीछे धकेलता है और दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं कि इतने सालों में कुछ नहीं बदला। एडवर्ड कहता है कि क्रेग को उसकी पत्नी की फ्यूनरल के बाद नहीं देखा और पूछता है कि वह अचानक यहाँ क्यों है। क्रेग हंसते हुए उसे मूर्ख कहता है और बताता है कि आर्च बिशप पहले से उनके कंट्रोल में है। फिर एडवर्ड पर हमला करता है। एडवर्ड अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और वह वॉर रोकते हुए सफाई मांगता है। क्रेग कहता है कि उसे अब इस दुनिया की जरूरत नहीं और किसी और जगह ब्रेट कैरेज से यात्रा कर रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ माँ की मौत की यादें चल रही हैं। उस वक्त उसे मौत का मतलब समझ नहीं आया और उसने एलन से पूछा कि माँ क्यों नहीं उठ रही। एलन ने उसे बताया कि हर इंसान एक दिन मर जाता है और उसे हाथ पकड़कर दिलासा दिया। उस वक्त दोनों का रिश्ता इतना बुरा नहीं था और ब्रेट रात को नींद न आने पर एलन से मिलने जाता था। उसने एलन से पूछा कि क्या वह फेल्योर है, क्योंकि पिता ने उसे फेल्योर कहा था। एलन ने उसे समझाया कि वह फेल्योर नहीं और लोगों की बातों को नजरअंदाज करे जो उसकी काबिलियत को चांस दिए बिना जज करते हैं। लेकिन ब्रेट सिर्फ रोया क्योंकि उसे भाई की बातों पर यकीन नहीं हुआ और पिता की बातों को मानकर भाग गया। जल्दी ही वह तरक्की करने लगा और पिता ने उसे पहचाना। फिर एलन को फेल्योर समझने लगा। ब्रेट को पिता का ध्यान मिलने से खुशी हुई, लेकिन एलन को सबकी नजरों में लूजर देखकर गुस्सा भी आया। ब्रेट ने उसे कहा कि वह परिवार के नाम के लायक नहीं, लेकिन एलन ने कहा कि अगर वह गलत रास्ते पर जाए तो उससे मदद मांगे। ब्रेट की नॉस्टैल्जिया राइड टूटती है जब एक रहस्यमयी शख्स उसके सामने आता है। वह बताता है कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है और ब्रेट से उसकी तरफ के हालात पूछता है। ब्रेट कहता है कि उसने अपनी शक्ति से आर्च बिशप को कंट्रोल किया और एडवर्ड को बहकाया। रहस्यमयी शख्स मानता है कि एडवर्ड मुश्किल दुश्मन है क्योंकि वह 1 मीटर के दायरे में किसी की शक्ति को निष्क्रिय कर सकता है, इसलिए उसे युद्ध में अजेय माना जाता है। ब्रेट कहता है कि उसका पिता एडवर्ड से निपट रहा है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सबसे बुरा हाल हो तो वह अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके प्लान को अंजाम देगा, जिससे एडवर्ड की शक्ति उस पर असर नहीं करेगी। वह रहस्यमयी शख्स को याद दिलाता है कि उनकी तरफ से लगातार नाकामियां हुई हैं और पूछता है कि क्या इस बार सफल होंगे, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। अचानक उसका साथी उसके पास टेलीपोर्ट होकर आता है और बताता है कि हीरो आ गया है। वे चेतावनी देकर गायब हो जाते हैं कि ब्रेट से कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। इस बीच हीरो अकिरा और उसकी गोद ली हुई लड़की सारा शहर में यात्रा कर रही होती है। अकिरा को एक हुडेड फिगर का पीछा करते हुए दिखता है और वह तेजी से चलने लगती है। वह एक सुनसान जगह पहुंचकर पीछा करने वालों को बाहर आने को कहती है और 4 हुडेड मैन उसके चारों ओर आते हैं। वे कहते हैं कि उसे मार देंगे। अकिरा सोचती है कि ये इतने काबिल नहीं और हमलावर भी मानते हैं, लेकिन वे सारा और उसके गांव पर लगे स्पेल को एक्टिवेट करते हैं।
जिससे सारा एक लिविंग बम बन जाती है। अकीरा लड़की को ढांढस बंधाती है, लेकिन हुडेड मैन फायरबॉल चार्ज करते हैं और उनका लीडर कहता है कि जैसे ही फायरबॉल उसे लगेगा उसकी लाइफ एनर्जी फ्यूल बन जाएगी और वह फट जाएगी। वे अकीरा से पूछते हैं कि क्या वह लड़की के साथ मरेगी या उसे छोड़कर अपनी जान बचाएगी। अकीरा शक में पड़ जाती है, लेकिन सारा उसे धक्का देकर भागने को कहती है। वह मना करती है और लड़की को कसकर गले लगाती है, जबकि फायरबॉल उनकी ओर आते हैं। दूसरी ओर एडवर्ड का असिस्टेंट कुछ नाइट्स के साथ कैप्टन की तलाश में जाता है। तभी एक हुडेड फिगर उनके सामने आता है। असिस्टेंट नाइट्स को हमला करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह शख्स उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह कहता है कि वह नुकसान पहुंचाने नहीं आया और दुनिया की सच्चाई बताने की पेशकश करता है। मुख्य शहर में आर्चबिशप और जिंदा हुआ जनरल सिरिल अचानक लोगों के सामने आते हैं। वे ब्रेट की खास शक्ति से कंट्रोल में हैं। जनरल सिरिल सबसे पहले लोगों से माफी मांगता है कि उसकी खबर से भ्रम और डर फैला। फिर वह अपने एजेंडे पर आता है और कहता है कि अब दुनिया की सच्चाई बताएगा। आर्चबिशप आगे आता है और कहता है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। वह दावा करता है कि हर किसी को मिलने वाले गिफ्ट्स डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिरेल उनसे सोचने को कहता है कि हर किसी की जिंदगी गिफ्ट्स से डायरेक्ट होती है, फिर भी कई लोग वही गिफ्ट नहीं पाते जो उन्हें चाहिए। आर्चबिशप कहता है कि भगवान गिफ्ट्स से इंसानों को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने का तरीका है। वह बताता है कि अगर वे अपने गिफ्ट्स त्याग दें तो भगवान के कंट्रोल से आजाद होकर अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। लोग इस पर यकीन नहीं करते तो जनरल सिरेल कहता है कि उनके पास ऐसा शख्स है जो उनके शक का जवाब देगा। इसके साथ ब्रेट एंट्री लेता है और लोगों से पीछे देखने को कहता है। वे एक विशाल कुत्ते जैसे मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाते हैं। ब्रेट उन्हें चिंता न करने को कहता है क्योंकि मॉन्स्टर कृत्रिम रूप से बनाया गया है और उनकी मदद के लिए है। सिरेल कहता है कि एक मॉन्स्टर 10,000 सैनिकों के बराबर है और उसकी कोई कमजोरी नहीं। लोग जनरल की बात मानते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इसके बावजूद यह हर किसी के गिफ्ट्स की जगह नहीं ले सकता। ब्रेट कहता है कि अब उसकी शक्ति काम आएगी। उसकी शक्ति का नाम मैरियोनेट है और आर्चबिशप दावा करता है कि यह किसी की छुपी हुई काबिलियत को बाहर ला सकता है। अगर वे गिफ्ट्स त्याग दें तो यह उन्हें और मजबूत बना सकता है। वह भरोसा दिलाता है कि ये काबिलियतें उनकी खुद की मेहनत से विकसित होंगी और दुनिया को नई समृद्धि की ओर ले जाएंगी। लोग अब उन्हें मानने लगते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ब्रेट के मरने के बाद क्या होगा। ब्रेट को इस सवाल का इंतजार था और उसने एक हुडेड साथी को जवाब देने के लिए बुलाया। वह कहता है कि उसकी मौत के बाद उसके दोस्त लोग गिफ्ट्स त्याग कर उनकी छुपी काबिलियत को अपनाने में मदद करेंगे। रहस्यमयी शख्स हुड हटाता है और पता चलता है कि वह एक डेमन है। भीड़ घबरा जाती है, लेकिन ब्रेट उन्हें आश्वस्त करता है कि उसने डेमन्स के साथ दोस्ती कर ली है। वह कहता है कि डेमन्स ने उन्हें गिफ्ट्स की सच्चाई बताई और वे इन्हें खत्म करने में मदद कर सकते हैं। वह लोगों से कहता है कि गिफ्ट्स के बिना भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और वे तालियां बजाकर उसकी बात मान लेते हैं। ब्रेट उनकी तारीफ में मग्न होता है और सोचता है कि सबको उसकी जरूरत है। इस बीच एडवर्ड और क्रेग की जंग खत्म होने को है और नाइट कैप्टन हार रहा है। उसे यकीन है कि उसने क्रेग की शक्ति निष्क्रिय कर दी, लेकिन वह बिना शक्ति के भी बहुत ताकतवर है। अचानक उसे समझ आता है कि उसकी ताकत का स्रोत उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका लेवल है, जिसकी पुष्टि क्रेग करता है। वह कहता है कि लेवल बढ़ाकर इंसान की सीमाओं को पार किया जा सकता है और भगवानों को भी मारा जा सकता है। एडवर्ड जल्दी ही बेबस हो जाता है और क्रेग उसकी ओर तलवार तान देता है। अचानक एक हुडेड शख्स एरेना में आता है। क्रेग पूछता है कि क्या उसने हीरो को हरा दिया, लेकिन वह शख्स उसे हमला कर देता है और पता चलता है कि वह हीरो अकीरा है। जब डेमन्स ने उस पर हमला किया, सारा फटने के बजाय एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है, जिससे अकीरा को डेमन्स को खत्म करने का मौका मिलता है। उसे याद आता है कि एलन ने सारा पर लगा कर्स स्पेल ओवरराइट कर दिया था, जिससे सब शांति से सुलझ गया। इस बीच एडवर्ड का असिस्टेंट भी हुडेड डेमन की बातों को मानने से इनकार करता है और कहता है कि गिफ्ट से कंट्रोल हो या ना हो, वे अपनी मर्जी से किंगडम की रक्षा करते हैं। वह और उसके आदमी तलवारें निकालते हैं, लेकिन डेमन गायब हो जाता है और नाइट्स को एक एक करके शिकार करने लगता है। असिस्टेंट भी घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अचानक फीमेल नाइट बेट्टी वहां आती है और उसकी मदद करती है। शहर के चौराहे पर ब्रेट लोगों की तारीफ में मग्न है, जब अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वह मजा ले रहा है। वह आगे देखता है और पाता है
कि एलन यहाँ है, जिससे उसका सारा गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने भाई से लड़ने की तैयारी करता है। एलन एक छोटा होलोग्राफिक प्रोजेक्टर निकालता है जो बेट्टी और डेमन की जंग दिखाता है। बेट्टी डेमन से पूछती है कि क्या वे वेस्टफील्ड फैमिली के साथ मिलकर जनरल सिरेल और प्रिंसेस लिसा की हत्या की साजिश रच रहे थे। डेमन हाँ कहता है और बेट्टी उसका मकसद पूछती है। डेमन को भरोसा है कि वह जीत जाएगा, तो वह अपना प्लान बताता है, बिना यह जाने कि लोवी वहां एक डिवाइस के साथ है जो उसकी बातें एलन तक रियल टाइम में भेज रही है। डेमन कहता है कि जनरल और लिसा जैसे ताकतवर गिफ्ट वाले लोग उनके प्लान में रुकावट हैं। यह मैसेज शहर के सारे लोगों तक पहुंचता है और ब्रेड घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका प्लान बेनकाब हो गया और वह एलन पर गुस्सा निकालता है कि वह उसके रास्ते में बाधा न बने। लोग यह सुनते हैं और ब्रेड को लगता है कि उसने गलती कर दी। अचानक प्रिंसेस लिसा सामने आती है और कहती है कि उसकी जान लेने की कोशिश हुई थी और एक कृत्रिम मॉन्स्टर ने हमला किया था। लोग उसे मान लेते हैं और ब्रेड पागल की तरह हंसने लगता है। वह एलन से कहता है कि जो होने जा रहा है उसके लिए उसे दोषी न ठहराए। वह अपनी मैरियोनेट शक्ति से नाइट्स को कंट्रोल करता है और उन्हें लोगों पर हमला करने को कहता है, लेकिन एलन पहले ही स्ट्रिंग्स तोड़ देता है। आर्च बिशप और जनरल भी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड की शक्ति का असर खत्म हो जाता है। वह गुस्से से चीखता है और अपने कृत्रिम मॉन्स्टरों को छोड़ देता है। लोग घबराने लगते हैं और लिसा उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने का इंतजाम करती है। एलन अपने भाई को देखता है और सोचता है कि अगर उसने उसे बेहतर तरीके से पाला होता तो वह ऐसा नहीं होता, लेकिन अतीत को देखते हुए उसे यकीन है कि ब्रेड ने उसकी हर मदद ठुकरा दी। अब वह उसे एक लाइलाज विलन बनने से बचाने का फैसला करता है। ब्रेड उसे फेल्योर कहता हुआ उस पर कूदता है और स्ट्रिंग्स फेंकता है। एलन आसानी से उन्हें पकड़ता है, भाई को अपनी ओर खींचता है और एक ही पंच से उसे बेहोश कर देता है। इस बीच लिसा एक रोते बच्चे को ढांढस बंधाती है और एलन उसे इवैक्यूएशन और बाकी चीजों का जिम्मा देता है। वह अपने पिता के बुरे इरादों को रोकना चाहता है, लेकिन लिसा को डर है कि यह उसके लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल होगा। एलन को पिता की ठंडी सलूक की याद आती है, फिर भी वह उसके बुरे काम रोकना चाहता है। दूसरी ओर बेट्टी सड़कों पर डेमन से लड़ रही है। असिस्टेंट के लिए यह जंग कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसे सिर्फ चिंगारियां दिखती हैं। बेट्टी लोवी की मदद से इनविजिबल हो जाती है, जिससे डेमन उसे नहीं देख पाता। डेमन समझ जाता है कि वह हार रहा है तो पीछे हटने की सोचता है। लोवी उसे भांप लेती है और एक छुरा फेंकती है। बेट्टी तुरंत वार करती है और डेमन के दिल में घातक वार करती है। डेमन डिसइंटीग्रेट हो जाता है और असिस्टेंट कैप्टन बेट्टी के सामने घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद देता है। वह कहती है कि अभी काम बाकी है क्योंकि डेमन्स पूरे शहर पर एक साथ हमला कर रहे हैं। वह लड़ने में सक्षम सभी से नागरिकों को बचाने को कहती है और असिस्टेंट जान की बाजी लगाकर भी सबको बचाने की कसम खाता है। अचानक एनाइल वहां आता है और उन्हें अच्छे हथियार देता है। दूसरी ओर हीरो अकिरा और कैप्टन एडवर्ड क्रेग का सामना कर रहे हैं, जो दोनों को कोने में धकेल दिया है। वह एक तेज डार्क ऑनरा छोड़ रहा है और अकिरा को लगता है कि वह उनकी हर चाल भांप रहा है। एडवर्ड बताता है कि क्रेग की शक्ति का नाम अंडरटेकर है, जो उसे कई संभावित भविष्य दिखाती है, लेकिन यह बहुत फोकस और शरीर पर जोर डालती है। एडवर्ड क्रेग से कहता है कि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वह ताकत के लिए ऐसा करे। क्रेग कहता है कि उसने अपनी पत्नी की मौत को बार बार देखा और कुछ भी करने पर वह नहीं बदली। वह बेबस और हताश हो गया था और सोचा कि उसकी जिंदगी भगवानों की कठपुतली थी। क्रेग खून के आंसू बहाता है और कहता है कि उसकी पत्नी मरियल की शक्ति का नाम सेक्रेड मदर था, जो उसे दुनिया बचाने वाले हीरो को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसने एक फेलियर जैसे एलन को जन्म दिया जो गिफ्ट तक नहीं पाया। वह गुस्से से लाल बिजली छोड़ता है और पूछता है कि अगर उसकी पत्नी का गिफ्ट और मौत का मकसद यह था तो क्या फायदा। अब वह सारे गिफ्ट्स और भगवानों को मिटाने का इरादा रखता है। लाल बिजली गायब हो जाती है और डार्क ऑनरा फिर से क्रेग को घेर लेता है। अकिरा कहती है कि वह इतना लंबा भाषण क्यों दे रहा है, जब सच्चाई यह है कि वह पत्नी की मौत से उबर नहीं पाया। क्रेग मानता है कि वह सही है और अचानक अपनी लाइफ फोर्स को ताकत में बदलने लगता है। वह अकिरा पर डार्क मैजिक बीम फेंकता है, जो बिजली के वार से काउंटर करती है और दोनों बराबरी पर होते हैं। लेकिन क्रेग और ताकत लगाता है और अकिरा को पीछे धकेल देता है। वह दीवार से टकराती है और बेहोश हो जाती है। सिर्फ एडवर्ड ही क्रेग का सामना करता है। एडवर्ड समझ जाता है कि क्रेग डेमन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोकने को कहता है।
वरना वह खुद को खो देगा। क्रेग उसकी बात की परवाह नहीं करता और उसे डार्क बीम से हमला करता है। एडवर्ड को अंधेरा घुटन और निगलता हुआ लगता है। फिर वह एक दुनिया में पहुंचता है जहां क्रेग की दर्द भरी यादें काले बुलबुले की तरह समुद्र से उठ रही हैं। वह रोने लगता है और दोस्त से माफी मांगता है कि उसे उसका दर्द समझ नहीं आया। अचानक क्रेग का डार्क ऑनरा गायब हो जाता है। एडवर्ड सोचता है कि दोस्ती की शक्ति से उसे बचा लिया, लेकिन क्रेग उसे दिल में छुरा भोंक देता है। वह मर जाता है और अकीरा यह देखकर हैरान रह जाती है। वह क्रेग पर चीखती है कि उसका दोस्त आखिरी वक्त तक उसे सोच रहा था, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं। वह कहता है कि अब उसकी बारी है और अकीरा पर डार्क बीम फेंकता है। अकीरा आफ्टर लाइफ के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वार उसे नहीं लगता। आंख खोलने पर वह एलन को अपने सामने पाती है और क्रेग को गुस्सा आता है कि उसका फेल्योर बेटा यहाँ रुकावट बन रहा है। एलन कहता है कि उसे भी कोई और यह काम करता देखना पसंद था। क्रेग डार्क ऑनरा जमा करता है और कहता है कि उसका बेटा हमेशा उसकी नजर में खटकता है। वह डार्क बीम फेंकता है, लेकिन एलन उसे आसानी से रोक लेता है। क्रेग हैरान रह जाता है क्योंकि उसका वार नफरत से भरा था और उसे लगता है कि यह इतनी आसानी से नहीं रुकना चाहिए। वह पूछता है कि एलन आखिर है कौन, और वह कहता है कि वह एक फेल्योर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं छोड़ सकता। उसे लगता है कि माँ भी यही चाहती कि वह सबकी मदद करे। एलन एक रेडिएंट ऑरा छोड़ता है, लेकिन क्रेग अपने गुस्से को और बढ़ाता है और एलन से कहता है कि वो अपनी माँ का नाम न ले। उसका नफरत और अंधेरा उसके शरीर को हावी होने लगता है और वो एलन की तरफ एक तेज अंधेरे की किरण छोड़ता है, जिसे एलन को रोकना मुश्किल हो जाता है। अचानक एलन अपने पिता के दुख के समुद्र में खुद को पाता है और उसकी गहरी निराशा को महसूस करता है। वो अपनी माँ की मौत और उनके अंतिम संस्कार की यादें देखता है, साथ ही अपनी जन्म की यादें भी। पहली बार एलन को एहसास होता है कि उसके माता पिता एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पिता को दुनिया को तबाह करने नहीं देगा। वो अपनी पूरी ताकत निकालता है और चारों तरफ के अंधेरे को खत्म कर देता है। फिर वो अपना खास हमला इस्तेमाल करता है और कई अलौकिक तलवारें बुलाता है जो क्रेग की तरफ दौड़ती हैं। क्रेग को इस ताकतवर हमले का सीधा झटका लगता है, लेकिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक लगता है। फिर अचानक वो कांपने लगता है और गंभीर चोट उसे घुटनों के बल ला देती है। वो अपनी टूटी तलवार पर खून उगलता है और एलन को चिल्लाकर असफल कहता है। वो अपनी ताकत को ओवरड्राइव मोड में ले जाता है और एक साथ सारी ताकत छोड़ DH देता है, जिससे उसके चारों तरफ एक आंधी बन जाती है। उसकी ताकत से आसमान में काले बादल बनते हैं जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं। शहर अंधेरा हो जाता है और लोग दहशत में आते हैं, दुनिया के खत्म होने का अंदेशा करते हैं। लेकिन लियास सबको शांत रहने और एलन पर भरोसा करने को कहती है। ट्रेनिंग एरिना में क्रेग अभी भी अनियंत्रित अंधेरे की ऊर्जा छोड़ देच रहा है और अकीरा कहता है कि ये इंसानी ताकत से परे है। एलन कहता है कि अब उसके पास अपने पिता को रोकने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत निकालता है और अपना अल्टीमेट अटैक फ्लैश यूज करता है, जिससे उसका पूरा शरीर जादुई ऊर्जा से ढक जाता है। उसका तेज हमला आंधी से टकराता है और अंधेरे की बूंदें हर तरफ बिखर जाती हैं। एलन अपने पिता की रक्षा को तोड़ डिसता रहता है जब अचानक आंधी से काले टेंटिकल्स निकलते हैं और उसे पकड़ DH लेते हैं। वो अपने पिता के दिमाग में पहुंच जाता है, जहां सिर्फ एक काला गोला दिखाई देता है। उसे गोले से कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि ये उसका पिता है, जो अपने गुस्से का बंधक बना हुआ है। एलन को एहसास होता है कि वो अपने पिता से ज्यादा अलग नहीं था, क्योंकि वो भी अपने पिछले जन्म के धोखों से भागता आ रहा था। किसी तरह वो समझ सकता है कि नकारात्मक भावनाओं का बंधक बनना कैसा लगता है, इसलिए वो अपने पिता को आजाद करने का फैसला करता है। वो काले गोले को तलवार से भेदता है और अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ प्रकाश का खंभा दिखाई देता है। प्रकाश का खंभा फैलने लगता है और अपने रास्ते में सब कुछ निगल लेता है। इसके साथ ही असल दुनिया में क्रेग के चारों तरफ का अंधेरा कम हो जाता है। फिर हरे प्रकाश के साथ वो फिर से दिखाई देता है, लेकिन बुरी तरह घायल। एक चमकता हुआ तितली उसकी तरफ आती है और जैसे ही वो उसके हाथ पर बैठती है, क्रेग का शरीर टूटने लगता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्रेग आखिरी बार अपनी पत्नी का नाम लेते हुए रोता है और स्वीकार करता है कि उसका असफल बेटा आखिरकार अपनी मंजिल को कबूल कर लिया। फिर मिस्टिक तितली उसे आफ्टर लाइफ की तरफ ले जाती है। कुछ समय बाद एलन राजा से मिलने जाता है, जो उसे हाल की जंग में उनकी बढ़ी सेवा के लिए वेस्टफील्ड का ड्यूक बनाता है। लेकिन एलन सम्मान के साथ इनाम ठुकरा देता है
और राजा इसे मान लेता है। वो अपने ऑफिस की तरफ लौटता है, जहां उसका सहायक पूछता है कि क्या वो सच में लड़के को जाने देना चाहता है। राजा को लियास की याद आती है जब वो छोटी थी और एलन के बारे में उत्साह से बताती थी। वो सोचता है कि लड़के ने देश और उसकी प्यारी बेटी को बचाया तो ये उसका कर्ज चुकाना है। इधर एलन नोल और लोली के साथ जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी लियास दौड़ती हुई आती है और उनसे साथ चलने की जिद करती है। सब हैरान होते हैं क्योंकि एक राजकुमारी को बिना वजह महल से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लियास बताती है कि अब वो लियास वेस्टफेल्ड है और उस इलाके की देखभाल करेगी। एलन को उसे साथ लेने के सिवा चारा नहीं रहता। फिर नोल बेटी के बारे में पूछती है और लियास कहती है कि वो शाही परिवार की गार्ड है, लेकिन अब वो शाही परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे सेवा नहीं कर सकती। फिर भी बेटी कोशिश कर रही है कि कोई रास्ता निकले। एलन पूछता है कि क्या वो बिना बेटी के ठीक रहेगी, तो लियास कहती है कि एलन के साथ होने से उसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठते हैं और नई जिंदगी की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस दुनिया में एक और शख्स है जिसके पास एलन जैसे पावर हैं और वो उसे जानती भी है। वो सोचती है कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों फिर से पैदा हुआ और जल्दी ही ये पता करने की ठान लेती है। उधर एलन को अपने पिछले जन्म का सपना आता है जिसमें एक पंखों वाली परी उसे माफी मांगती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने उसे हीरो नहीं बनाया क्योंकि उसे ऐसा अंत नहीं चाहिए था। वो उसे दुनिया बचाने के लिए धन्यवाद देती है और पूछती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। एलन सपने से जागता है और नीचे जाता है जहां लियास उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। जैसे ही वो बैठता है, नोल वहां स्कैंटिली कपड़े में आती है और लियास घबरा जाती है। एलन उसे कहता है कि कम से कम कुछ पहन कर आए, तो नोल पलक मारते हुए कहती है कि उसने उसे इससे भी कमजोर हालत में देखा है। लियास और परेशान हो जाती है और एलन से जवाब मांगती है। वो सब बैठकर खाना खाते हैं और एलन समझाता है कि नोल का वर्कशॉप बहुत गर्म था, इसलिए उसने कुछ कपड़े उतार दिए थे और बस इतना ही था। फिर नोल उसे याद दिलाती है कि उसे कुछ नए हथियार टेस्ट करने में मदद करनी है। लियास कहती है कि उसे कुछ कागजी काम में भी मदद करनी है जिसका वादा उसने पहले कर दिया था। लोली को भी उसने नाप लेने का वादा किया था और एलन घबरा जाता है क्योंकि वो ये सब भूल गया था। अचानक एक कुत्ते की कान वाली लड़की एडवेंचरर्स गिल्ड से आती है क्योंकि उसके लिए ढेर सारे रिक्वेस्ट हैं। वो उसे खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन लियास और बाकी उसे रोकते हैं। सब एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि एलन के साथ वक्त बिताने का हक किसका है और वो इस ध्यान से शर्मिंदा हो जाता है। वो सब कुछ कर लेता है लेकिन थकान से परेशान हो जाता है। बाद में वो सबको बताता है कि वो पास के एम्पायर में घूमने जा रहा है और अगर रास्ते में अच्छी जगह मिली तो वहीं बस जाएगा। लियास इससे खुश नहीं होती, जबकि नोल लोली को विक्टर एम्पायर के बारे में बताती है जो एक ताकतवर देश है और उनके किंगडम के साथ दोस्ताना रिश्ता रखता है। वो वहां के कई ड्वार्फ स्मिथ्स के लिए मशहूर है और नोल एलन के साथ वहां जाने का फैसला करती है। लोली भी साथ चलने की जिद करती है और नोल एलन को मानने के लिए मना लेती है, लेकिन लियास को ड्यूक की जिम्मेदारी संभालनी है तो उसे पीछे रहना पड़ता है। वो बेटी को बुलाती है और काम उसे थमा देती है ताकि वो भी एलन के साथ जा सके। रास्ते में नोल पूछती है कि क्या उसे ड्यूक छोड़कर चलना ठीक है, तो लियास कहती है कि उसे एम्पायर जाकर कुछ चीजें कंफर्म करनी है। हालांकि एम्पायर उनके साथ दोस्ताना है, लेकिन सम्राट महत्वाकांक्षी है और कुछ महीने पहले अराजकता में हमला कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तो वो जानना चाहती है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। नई डचेस के तौर पर उसे ये करना जरूरी है। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक खुरदरी पहाड़ी सड़क से गुजरती है और नोल शिकायत करती है कि क्या स्मूदर रास्ता नहीं ले सकते। अचानक एलन गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे आगे सैंड वुल्फ्स दिखाई देते हैं। नोल और लोली बताते हैं कि ये जंगली जानवर कितने खतरनाक हैं, लेकिन एलन तुरंत उन पर टूट पड़ डेचता है और कुछ सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। वो गाड़ी पर वापस आता है, लेकिन उसे शक होता है कि कहीं ये सैंड वुल्फ्स किसी ने जानबूझकर भेजे हों। 2 दिन बाद वो एम्पायर के पहले बड़े शहर पहुंचते हैं। शहर गुलजार है, लेकिन एलन सतर्क रहता है क्योंकि माहौल थोड़ा डरावना लगता है, खासकर इतने सारे गार्ड्स की वजह से। अचानक वो एक रेडहेड से टकराता है और उसे हिना के रूप में पहचान लेता है। हिना भी उसे पहचानती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो सवाल उसी पर फेंकता है और पूछता है कि इंपीरियल मार्कवी की बेटी बिना गार्ड्स के यहाँ क्या कर रही है। हिना शर्मिंदा हो जाती है और उसे हाथ छोड़ने को कहती है, तो वो ऐसा करता है। एलन की लड़कियां उससे हिना के करीब होने से जलती हैं, लेकिन लियास उसे पहचानती है।
हिना भी लियास को पहचानती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लियास घबराकर कहती है कि वो साइट सीइंग कर रही है, लेकिन हिना उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लेती है। हिना सवाल नहीं करती, लेकिन सलाह देती है कि एम्पायर अभी अराजकता में है और एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती है। वो चाहती है कि एलन और उसकी लड़कियां परेशानी में फंसने से पहले अपने देश वापस चली जाएं। वो बताती है कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स, जो एम्पायर के सबसे खतरनाक नाइट्स हैं, को सम्राट ने अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत दी है। हिना सख्ती से कहती है कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स से दूर रहें और फिर जल्दी से चली जाती है। लियास और बाकी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एलन को कुछ शक होता है तो वो हिना के पीछे भागता है और लड़कियों को पीछे छोड़ देता है। एलन हिना को पकड़ DDH लेता है, जो वही पंखों वाली परी है जो उसके सपने में थी। वो पिछले जन्म में देवताओं की शिष्या थी जो उसे हर वक्त गाइड करती थी। वो पूछता है कि क्या हिना या परी के रूप में पहले चेतावनी दी थी, तो वो कहती है कि वो बस खुद थी, क्योंकि इस बार उसकी पावर सीमित है। एलन कहता है कि हिना का इस दुनिया में होना भी हैरानी की बात है, और हिना शर्माते हुए कहती है कि वो हर जगह मुसीबत खींच लाता है, इसलिए उसे सपोर्ट करने आई। वो उसे जल्दी घर लौटने की सलाह देती है अगर वो शांति से जीना चाहता है। एलन उसे धन्यवाद देकर चला जाता है। वो अपनी लड़कियों को ढूंढने निकलता है। तभी दूर धमाका होता है तो वो उसे चेक करने जाता है। वहां उसे एक आदमी गार्ड से भागते हुए अपनी तरफ आते देखता है। वो आदमी अपनी तलवार निकालता है और एलन को हटने को कहता है। एलन बस उसे पीठ पर हल्का सा छूता है और वो गिर जाता है। अचानक आदमी के चारों तरफ काला धुआं उठता है और पीछे एक जादुई चक्र बनता है। खून उसके हर हिस्से से निकलता है और वो तुरंत मर जाता है। जल्दी ही नाइट्स वहां पहुंचते हैं और उनके कैप्टन को स्थिति और एलन की मौजूदगी पर शक होता है। वो हाथ उठाता है क्योंकि नाइट कैप्टन उसे पूछताछ करती है। वो जानना चाहती है कि यहाँ क्या हुआ, और एलन कहता है कि उसने आत्मरक्षा में आदमी को मारा, लेकिन उसे नहीं मारा। नाइट कैप्टन को यकीन नहीं होता और पूछती है कि बिना हथियार या गिफ्ट के इतनी बेरहमी से कैसे मारा। वो बताती है कि उसका गिफ्ट दूसरों के इस्तेमाल किए गए गिफ्ट्स को देखने का है, लेकिन डेमन्स को नहीं देख सकती। एलन कहता है कि वो डेमन नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि लड़की आसानी से यकीन नहीं करेगी। वो पक्का करती है कि अगर ठोस सबूत नहीं देगा तो उसे डेमन होने के शक में अरेस्ट करेगी। जब नाइट कैप्टन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वो अचानक अदृश्य हो जाता है और वो घबरा जाती है। वो अपने नाइट्स को बॉर्डर बंद करने और एलन की तलाशी का आदेश देती है। उधर एलन को लोली की मदद से बचा लिया जाता है, जो उसे सीवर में ले जाती है, जहां हिना, लियास और नोल उसका इंतजार कर रही होती है। हिना गुस्से में कहती है कि उसने चेतावनी के बावजूद मुसीबत में पड़ गया। एलन कंफ्यूज्ड है कि हिना उसकी लड़कियों के साथ क्या कर रही है, तो लियास बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी जब हिना आई और लोली से उसे बचाने को कहा। एलन सब समझ जाता है और कहता है कि चूंकि लोली का गिफ्ट डेमोनिक है, नाइट कैप्टन उसे पकड़ नहीं सकी। वो उसे सर पर हाथ फेर कर तारीफ करता है और सुझाव देता है कि उन्हें तुरंत एम्पायर छोड़ देना चाहिए। हिना बताती है कि सारे बॉर्डर और गेट्स सील हैं, तो लोली की पावर भी अब काम नहीं आएगी। एलन हिना को घूरता है और कहता है कि शायद वो उन्हें बचा सकती है। वो सबको अपने घर ले जाती है, जहां बटलर उसे पहचानता है। एलन भी उसे पहचानता है क्योंकि वो सिलास था जो उनके परिवार की सेवा करता था, लेकिन उसके पागल पिता ने उसे निकाल दिया था। सिलास बताता है कि हिना ने उसे और बाकी बेरोजगार लोगों को नौकरी दी। हिना शर्माती है और वो अंदर जाते हैं। नोल और लोली सोफे पर उछलते हैं, जबकि एलन सीधे सवाल करता है कि एम्पायर में क्या गड़बड़ है। हिना बताती है कि 1 साल पहले सम्राट की हत्या हो गई थी और लियास समझ जाती है कि यही वजह थी कि एम्पायर ने उन पर हमला नहीं किया। नोल पूछती है कि क्या हिना को आउटसाइडर्स को ये बात बतानी चाहिए, तो वो कहती है कि उसे भरोसा है कि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रात में हिना एलन से मिलने आती है। वो पूछता है कि क्या उसे शक है कि डेमन्स ने हत्या की, तो हिना मानती है। वो कहती है कि सिर्फ डेमन्स या एलन ही किंग की गार्ड्स को पार करके मार सकते हैं। एलन कहता है कि हिना भी ऐसा कर सकती है, तो वो कहती है कि उसे ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। वो पूछता है कि कब से वो उसकी निगरानी कर रही है, क्योंकि वरना वो बटलर और बाकी को नौकरी नहीं देती और न ही उससे मिलती। हिना कहती है कि ये महज इत्तेफाक था और अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वो खुश होती है कि आखिरकार उसे एलन की मुस्कान देखने को मिली, जो पिछले जन्म में गायब हो गई थी। पिछले जन्म में वो देवताओं की शिष्या थी और एलन के साथ रही,
लेकिन सबकी नफरत से वो उदास हो गया था। इसलिए वो इस दुनिया में फिर से पैदा हुई ताकि वो खुश रहे। हिना हमेशा से एलन की निगरानी कर रही थी और उसे खुशी थी कि उसे ऐसे लोग मिले जो उसे खुश रखते हैं। हालांकि वो थोड़ी जलती भी थी कि वो उनमें से नहीं थी। जल्दी ही एलन का ग्रुप हिना के कासल में बस जाता है, लेकिन नोल बोर हो जाती है। वो ड्वार्फ वर्कशॉप्स देखना चाहती है, लेकिन हिना कहती है कि शहर में सख्त पहरा है तो वो भूल जाए। ये नोल के लिए बड़ा झटका होता है और वो मानसिक तौर पर परेशान हो जाती है। वो अपनी कल्पना से एक अदृश्य तलवार बनाती है। एलन कहता है कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स सिर्फ उसकी तलाश में हैं, तो नोल को बाहर जाना सुरक्षित है। हिना भी मानती है और नोल बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो और लोली शहर में निकलती हैं और कई ब्लैकस्मिथ शॉप्स देखती हैं। फिर वो स्ट्रीट फूड ट्राई करती हैं और नोल को एहसास होता है कि यहाँ बहुत सारे एल्व्स हैं जो उसे घूर रहे हैं। वो सोचती है कि शायद वो उसे क्यूट मानते हैं और ऑटोग्राफ देने की कल्पना करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं, लोली उसे खींचकर दूर ले जाती है और उसकी बॉडीगार्ड बनती है। वापस हिना के घर आने पर नोल थकी लेकिन खुश होती है कि वो इतनी पॉपुलर है। हिना बताती है कि एल्व्स के बीच वो पॉपुलर है, लेकिन वजह वही नहीं है जो नोल सोचती है। वो नोल को सच जानने के लिए अपने साथ ले जाती है और पूरा ग्रुप साथ हो लेता है। वो एक खाली कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, जहां हिना अपनी दिव्य शक्तियों से एक चमक के साथ सबको जंगल में टेलीपोर्ट कर देती है। सब हैरान होते हैं और हिना बताती है कि ये एल्व्स का जंगल है, जहां नोल अपने बारे में जान सकती है। लियास कहती है कि वो अभी कासल में थे, तो हिना बताती है कि ये वही जगह है, लेकिन अलग डायमेंशन में। वो कहती है कि एल्व्स का जंगल मजबूत WR बैरियर से सुरक्षित है, क्योंकि वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। जो भी यहाँ आता है उसकी यादें मिटा दी जाती हैं, लेकिन हिना को यहाँ आने की इजाजत है। एलन हैरान होता है कि एल्व्स का बैरियर इतना मजबूत है कि उसे भी पता नहीं चला, और पूछता है कि क्या हिना इसमें शामिल थी। वो शर्माते हुए मानती है कि उसका छोटा योगदान था। वो ग्रुप को जंगल के अंदर ले जाती है और नोल कहती है कि उसे यहाँ का माहौल अपना सा लगता है, लेकिन उसे कोई याद नहीं। जल्दी ही वो एल्व्स से घिर जाते हैं। सब सतर्क हो जाते हैं, लेकिन एलन को उनमें कोई दुश्मनी नहीं दिखती। अचानक एल्व्स घुटनों के बल झुकते हैं और हिना कहती है कि ये उनकी रूलर के आने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एल्व्स अपनी रूलर का स्वागत करते हैं और नोल हकलाते हुए पूछती हैं कि क्या वो उसकी बात कर रहे हैं। एक एल्व कहता है कि उन्होंने उसका लंबे वक्त से इंतजार किया, लेकिन नोल को समझ नहीं आता। हिना उसे बताती है कि वो आखिरी बची एल्व है जिसमें रॉयल खून है। फिर एक एल्व पराल खुद को राजा का प्रतिनिधि बताता है और नोल अब उसके दोस्तों का स्वागत करता है। वो उन्हें अपने सेटलमेंट में ले जाता है जो पेड़ों के घरों का समूह है। एल्व्स इंसानी फर्नीचर यूज कर रहे हैं और चेस खेल रहे हैं, जो एलन और बाकी को हैरान करता है। पराल हिना के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। जल्दी ही 2 सींग वाले बच्चे नोल के पास दौड़ते हैं और उसे अखरोट देते हैं। वो एक एक अखरोट लेती है और बच्चे वादा करते हैं कि कल और अच्छी चीजें लाएंगे। पराल बच्चों को भगा देता है और पेड़े के पीछे छिपे लड़के को भी बाहर आने को कहता है। वो लड़का फेल निकलता है और पराल उसे भगा देता है, क्योंकि उनकी रूलर बिजी है। नोल कहती है कि उसके पास वक्त है, लेकिन पराल नहीं मानता। फिल शिकायत करता है कि बुरे लोग रूलर से मिले, तो पराल उसे जोर से डांटता है और वो रोते हुए भाग जाता है। नोल को जिज्ञासा होती है कि उसने बुरे लोगों से क्या मतलब निकाला, लेकिन पराल कहता है कि कुछ नहीं और ग्रुप को अंदर ले जाता है। इधर इंसानी दुनिया में नाइट कैप्टन लाजेट एक इमारत से चुपके से निकलती है। उसका रूड सबोनर्डिनेट ओसवाल्ड उसका स्वागत करता है, जिसे उसने एल्व्स के जंगल की तलाश में भेजा था। वो रिपोर्ट देता है कि वो असफल रहा और लाजेट उसे डांटती है कि वो सिर्फ जंग का शौकीन है। ओसवाल्ड उसे वही जवाब देता है और वो अपनी तलवार उसके गले पर रख देती है, लेकिन ओसवाल्ड बिना परवाह किए अपनी मिशन पर लौट जाता है। एल्व्स के जंगल में सब एक पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें नोल ध्यान का केंद्र है। पराल एलन के पास बैठता है और बताता है कि बिना रूलर के वक्त एल्व्स के लिए कितना मुश्किल था। वो कहता है कि अगर एल्व्स अपनी रूलर की सेवा नहीं करते तो न तो बढ़ सकते हैं और न ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। पराल हिना को क्रेडिट देता है, जिसने नोल के बारे में बताया और एल्व्स को दूसरी संस्कृतियों से जोड़ा। हिना ने इंसानी सामान लाकर एल्व्स को समझाया और अब कई एल्व्स इंसानी दुनिया में आजादी से घूमते हैं। एलन पूछता है कि क्या हिना ने सींग वाले बच्चों को गांव लाया, जो डेमन बच्चे हैं। वो डेमन्स से नफरत नहीं करता, लेकिन जिज्ञासु है कि इन्हें दुनिया भर में नफरत के बावजूद एल्व्स के साथ शांति से रहते हैं।
पराल बताता है कि 3 साल पहले हिना ने 2 अनाथ डेमन बच्चों को संभालने को कहा। ज्यादातर एल्व्स इसके खिलाफ थे, लेकिन हिना ने कहा कि दूसरी नस्लों के साथ रहकर वो बिना राजा के भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सबने उन्हें रखा, लेकिन अभी भी ज्यादातर उन्हें स्वीकार नहीं करते। नोल सारा ध्यान पाकर थक जाती है और एल्व्स की जिद से परेशान है। लोली उसे डरते हुए पूछती है कि क्या वो सच में एल्व्स की रूलर बनेगी, तो वो कहती है कि उसे अभी नहीं पता। एलन माहौल को हल्का करने के लिए आराम करने का सुझाव देता है और हिना से बाद में मिलने का इशारा करता है। नोल अकेली लिविंग रूम में सोचती है और अपनी फैसले को लेकर कंफ्यूज्ड है। उसने अपनी मेंटर वनेसा का सपना पूरा किया, जिससे उसने अल्टीमेट तलवार बनाई, लेकिन अब उसका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। इस उलझन से परेशान नोल ताजी हवा में टहलने निकलती है और चांद को निहारती है। एलन खिड़की से उसे देख रहा होता है, तभी हिना आती है और पूछती है कि क्या उसका इशारा उसे बेडरूम में बुलाने के लिए था। वो प्यार से किसके लिए तैयार होती है, लेकिन एलन कहता है कि अब वो उससे काम खत्म कर चुका है, तो वो चली जाए। हिना गुस्से में फूट पड़ती है कि उसने उसे गलत समझाया और शांत होने पर पूछती है कि उसे क्या चाहिए। एलन डेमन बच्चों के बारे में जानना चाहता है। हिना पराल को कोसती है कि वो इतना ढीला मुंह है और बताती है कि डेमन्स के बारे में कुछ बातें उसे नहीं पता। डेमन्स एक अलग नस्ल नहीं, बल्कि जो लोग नफरत से भर जाएं और दूसरों की मौत चाहें, दुनिया उन्हें डेमन मानती है। डेमन बच्चे अपवाद हैं, जो डेमन माता पिता से पैदा होते हैं और ज्यादातर उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें नफरत और शिकार किया जाता है, जिससे उनकी नफरत और डेमोनिक खूबियां बढ़ती हैं। हिना कहती है कि उसने 2 बच्चों को इंसानों से बचाया जब वो उनका पीछा कर रहे थे। एलन मुस्कुराता है और कहता है कि यही वो करेगी, जैसा उसने सोचा था। अगले दिन पराल नोल और उसके दोस्तों को जादुई झील के पास ले जाता है। नोल परेशान दिखती है और वो पूछता है कि क्या वो फैसले को लेकर तनाव में है। वो उसे गिल्ट में फंसने की सलाह नहीं देता, क्योंकि एल्फ सब खुद जीना सीख रहे हैं। तभी 2 डेमन बच्चे आते हैं और नोल को चमकता पत्थर देते हैं, जैसा वादा था। वो उनका धन्यवाद करती है और हिना कहती है कि ये स्पिरिट स्टोन है, जो एल्वन पावर का क्रिस्टल है और अल्केमी में कीमती है। अचानक फील आता है और पत्थर फेंक देता है। वो डेमन बच्चों से रूलर से दूर रहने को कहता है और वो रोने लगते हैं। नोल उन्हें सांत्वना देती है, जबकि पराल उसे डांटता है और वो भाग जाता है। एलन को एहसास होता है कि एल्व्स डेमन्स से नफरत करते हैं और हिना कहती है कि सिर्फ एल्व्स ही नहीं, इतनी नेकी वाली लियास को भी बच्चों के पास आने में दिक्कत है। हिना चली जाती है और शहर की गलियों में रोते हुए फील को ढूंढती है। वो कहती है कि वो पहले बहुत रूड था, तो वो कहता है कि उसे डेमन्स का रूलर के करीब आना बर्दाश्त नहीं हुआ। हिना पूछती है कि क्या डेमन्स ने उसे कभी नुकसान पहुंचाया, तो वो कहता है कि नहीं। वो उसके पास बैठती है और कहती है कि डेमन बच्चे भी रूलर से उतना ही प्यार करते हैं। वो उसे बच्चों से दोस्ती करने और अच्छा व्यवहार करने को कहती है, क्योंकि वो उससे छोटे हैं। वो चली जाती है और उसे जल्दी घर लौटने को कहती है। फिल सोचता है कि उसे डेमन बच्चों से मानना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उठता है, ओसवाल्ड सामने आ जाता है। वो उसे गले से पकड़ता है और तलवार निकालकर जंगल का रास्ता दिखाने को कहता है। इधर एल्व्स के गांव में रूलर के सम्मान में बड़ा उत्सव चल रहा है। सब एल्व्स की मेहमान नवाजी से खुश हैं, लेकिन नोल उदास दिखती है। हिना एलन से पूछती है कि क्या नोल ठीक रहेगी, क्योंकि वो रूलर बनने की सोच से परेशान लग रही है। एलन मुंह में खाना ठूंसते हुए कहता है कि किसी की भी भूख खत्म हो जाएगी ऐसी हालत में। हिना उसे मदद करना चाहती है, लेकिन एलन कहता है कि यह फैसला नोल को खुद करना है। लेकिन उनकी चिंता बेकार है, क्योंकि नोल का खाना न खाना सिर्फ इसलिए है कि वो मांस खाना चाहती है, फल सब्जियां नहीं। बाद में हिना चली जाती है और पराल को मेहमानों को घुमाने का जिम्मा देती है। पराल कहता है कि उसे खुद बाहर जाकर गायब शख्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन हिना कहती है कि उसे भी घर लौटना है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो चली जाती है और एलन पराल से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। वो बताता है कि फील जंगल छोड़कर गया है और वापस नहीं आया। इधर शहर में हिना फील को गलियों में ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलन और उसके दोस्त एल्व्स सेटलमेंट में लौटते हैं और वो कहता है कि एल्व्स बहुत बेफिक्र हैं। लोली चारों तरफ देखती है और कहती है कि वो ज्यादा आलसी लगते हैं। पराल कहता है कि मेहनती शब्द एल्व्स पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो बहुत लंबे जीते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनका वक्त देखने का तरीका भी दूसरी नस्लों से अलग है, इसलिए मेहनत का फायदा उन्हें कम लगता है। लोली पूछती है कि अगर वो काम नहीं करते तो खाना कैसे मिलता है, तो वो हाथ फैलाता है और एक सेब आ जाता है। सब उस ट्रिक के पीछे का राज जानना चाहते हैं और वो बताता है कि जब भी वो चाहें
जंगल अपनी पैदावार उनके साथ शेयर करता है। जंगल में न तो लीसा और न ही एनेल इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ पा रही थीं, लेकिन एलन ने अपनी जादुई आंखों से पाया कि एल्व्स और जंगल की ऊर्जा सिग्नेचर एक जैसी है। पैराल इस बात से प्रभावित हुआ और एलन से जंगल और एल्व्स के कनेक्शन के बारे में और समझाया। पैराल ने एनेल से पूछा कि वो जंगल के बारे में क्या सोचती है। उसने जवाब दिया कि ये अच्छा और शांतिपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। अचानक एलन ने टोकते हुए पैराल से पूछा कि क्या वो भी जंगल में रह सकता है। उसने लीसा को बताया कि वो हमेशा से एक शांत जगह ढूंढना चाहता था और इससे बेहतर क्या हो सकता है। पैराल ने कहा कि जंगल में रहने के लिए एलन को साबित करना होगा कि वो उनमें से एक है, और ये भी नहीं बता सकता कि कैसे करना है क्योंकि ये जंगल ही सब तय करता है। एलन ने कहा कि वो सचमुच जंगल में रहना चाहता है, लेकिन पैराल ने माफी मांगी क्योंकि वो किसी के लिए नियम नहीं तोड़ सकता। एनेल ने फिर डेमन बच्चों के बारे में पूछा और पैराल ने बताया कि वो सिर्फ उनकी थोड़ी देर के लिए देखभाल कर रहे हैं। उसका मानना है कि जैसे ही ये बच्चे बड़े होंगे वो चले जाएंगे। एलन ने कानून में लूप होल देखा और पैराल से पूछा कि क्या वो भी थोड़े समय के लिए जंगल में रह सकता है। उसने सोचा कि ये ठीक रहेगा और फिर पूछा कि उनका थोड़ा समय का मतलब क्या है। पैराल ने कहा कि ये करीब 100 साल होगा, जिसे सुनकर लीसा घबरा गई। अचानक हवा चलने लगी और पैराल को जंगल से एक मैसेज मिला। एलन को उत्सुकता हुई और पैराल ने बताया कि उनके पास एक मेहमान है, लेकिन ये जंगल को परिचित नहीं है। लीसा ने पूछा कि क्या ये कोई शक के लायक है, लेकिन पैराल ने उसे घबराने से मना किया क्योंकि साम्राज्य में कई लोग कानूनी तरीके से उनके जंगल में आ सकते हैं। उसने एनेल से माफी मांगी कि उसे अब उनका टूर रोकना होगा क्योंकि उसे मेहमान का स्वागत करना है। एनेल ने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं और फिर पैराल चला गया। इसके बाद एलन ने सुझाव दिया कि वो गांव लौट जाएं, लेकिन एनेल जंगल में और एक्सप्लोर करना चाहती थी। एलन ने तर्क दिया कि अगर उन्हें साम्राज्य के किसी शख्स से टक्कर हो गई तो बुरा होगा, और वो समझ गई। वो अपने ठहरने की जगह वापस गए और एनेल ने लोहो के साथ शतरंज खेला, जिसके अपने नियम थे। इस बीच लीसा ने एलन से पूछा कि क्या वो सचमुच जंगल में रहने का प्लान कर रहा है। उसने जवाब दिया कि वो गंभीरता से सोच रहा है, जिससे लीसा को जलन हुई और वो नाराज होकर बोली कि हाँ, वो यहां रहना चाहता है क्योंकि उसकी प्यारी हिना यहां है। एलन ने उसकी जलन समझी, लेकिन उसे भरोसा दिलाया कि उसका हिना के साथ रिश्ता वैसा नहीं है जैसा वो सोचती है। लीसा इस जवाब से खुश नहीं हुई और डिटेल्स मांगी। एलन ने घबराते हुए कहा कि यह समझाना मुश्किल है, ये ऐसा है जैसे वो और हिना किस्मत से बंधे हैं, जो लीसा को फिर गलत फहमी दे गया। दूसरी तरफ हिना अपने मैंशन में लौटी, जहां उसे लिजर्ड मिला, जो ब्लैक वुल्फ नाइट्स का कप्तान है। हिना ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, और लिजर्ड ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि वो एक संदिग्ध को छुपा रही है जिस पर सम्राट की हत्या का इल्जाम है। हिना ने कूल रहते हुए कहा कि उसे नहीं पता लिजर्ड क्या बोल रही है, और पूछा कि ये खबर किसने दी। लिजर्ड ने कहा कि ये उसका शक था क्योंकि वो कुछ दिन पहले शहर में संदिग्ध को देख चुकी थी, लेकिन वो भाग गया। हालांकि उसने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और कोई सुराग नहीं मिला। उसने दावा किया कि ऐसा सिर्फ हिना ही कर सकती है। इसी बीच नाइट्स ने उसके घर पर छापा मारा और सब कुछ तलाशने लगे। लिजर्ड ने कहा कि यहाँ कुछ न मिले तो भी वो मानती है कि संदिग्ध एल्व्स के जंगल में छुपा है, जहां हिना अक्सर जाती है। हिना ये सुनकर घबराई। इसी बीच नाइट्स का वाइस कप्तान फील के साथ जंगल पहुंच गया और अब वो सख्ती से पेश आने वाला था। जल्द ही पैराल वहां मेहमान का स्वागत करने पहुंचा, लेकिन जब उसने डरे हुए फील को देखा तो समझ गया कि उस आदमी ने लड़के का इस्तेमाल यहां आने के लिए किया। नाइट ओसवाल्ड ने जो सेब खा रहा था उसे थूक दिया और पैराल से पूछा कि क्या वो यहाँ का बॉस है। पैराल ने उसे ब्लैक वुल्फ नाइट्स का एक शख्स पहचाना, जिसके बारे में हिना ने पहले चेतावनी दी थी। हिना ने बताया था कि इन नाइट्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल अधिकार मिले हैं और ये बिना किसी कारण के किसी को भी मार सकते हैं। पैराल ने खुद को पेश किया और ओसवाल्ड से उसका मकसद पूछा। ओसवाल्ड ने कहा कि नाइट्स को शक है कि एल्व्स एक अपराधी को छुपा रहे हैं। पैराल ने कहा कि उसे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन ओसवाल्ड अपनी ताकत पर भरोसा करके चिल्लाया कि अगर उसने कहा कि अपराधी यहाँ है तो यही सच है। उसने पैराल की कॉलर पकड़ ली जब वो समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक डेमन बच्चे वहां आए। उन्होंने सोचा कि ओसवाल्ड भी कोई मेहमान है और उसे फल ऑफर किए। ओसवाल्ड ने उन्हें डेमन के रूप में पहचाना। पैराल ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाइट ने उसे धक्का देकर हटा दिया
और हंसते हुए कहा कि वो अपराधी की तलाश में आया था, लेकिन डेमन मिल गए। पेराल ने उसे बच्चों को नुकसान न पहुंचाने की भीख मांगी, लेकिन ओसवाल्ड ने अपनी उंगलियां टकटकी की और एक बड़ा धमाका कर दिया। एनेल को जंगल से कनेक्शन के कारण यह महसूस हुआ और उसने डेमन बच्चों द्वारा दिए गए स्पिरिट स्टोन्स निकाले। स्टोन्स चमक रहे थे और एनेल को लगा कि बच्चे खतरे में हो सकते हैं। एलन ने पूछा कि क्या हुआ, और उसने बताया कि उसे एक सीन दिमाग में फ्लैश हुआ जिसमें ब्लैक वुल्फ नाइट्स ने डेमन बच्चों पर हमला किया। उसने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा और मदद के लिए दौड़ पड़ी। लीसा भी उसके साथ गई और एलन पीछे रह गया। वो सोचने लगा कि वो पहले सभी को बचाना चाहता था, लेकिन हर कोई उसके हाथों बचना नहीं चाहता था, जिसने उसके दिल में एक खालीपन पैदा किया। अचानक लीसा ने उसे टोका और वो जंगल में एनेल की मदद के लिए निकल पड़ा। पेराल ने किसी तरह बच्चों को धमाके से बचाया और ओसवाल्ड से जंगल छोड़ने को कहा, क्योंकि बच्चे मासूम हैं। ओसवाल्ड को इसकी परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि डेमन के रूप में जन्म लेना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। पेराल ने बच्चों को अपने पीछे रखा और ओसवाल्ड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते हुए पीछे हट गया और उसे टेस्ट करने लगा। उसने उंगली टकटकी की और पेराल के पीछे का पेड़ उड़ा दिया, जिससे वो लुढ़क गया। पेराल हार गया और ओसवाल्ड ने डरे हुए डेमन बच्चों को मारने की तैयारी की। फिर उनके बीच में आ गया और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ओसवाल्ड ने पहले उसे मारने का फैसला किया। हालांकि उससे पहले उसकी पीठ पर एक हथौड़ा लगा और वो मुड़ा तो एनेल को देखा। सबने उसे क्वीन कहा, लेकिन ओसवाल्ड को लगा कि वो उनकी लीडर है। एनेल ने कहा कि वो सिर्फ एक तलवारबाज है और नाइट को जंगल से निकलने को कहा। ओसवाल्ड ने उसे भी निपटाने का फैसला किया और उंगली टकटकी करके एक पेड़ फोड़ दिया, लेकिन लीसा ने समय रहते एनेल को बचा लिया। ओसवाल्ड लगातार धमाके करता रहा और लीसा एनेल सिर्फ भाग सकती थीं, शिकायत करती कि एलन बहुत देर कर रहा है। दूसरी तरफ पेराल को डर था कि एनेल को नुकसान हो सकता है, तो उसने जादू से तलवार बनाई और ओसवाल्ड पर टूट पड़ा, लेकिन नाइट बहुत तेज था और आसानी से उसे हरा दिया। वो पेराल को मारने ही वाला था कि एलन आ गया और उसकी तलवार रोक ली। एलन ने शिकायत की कि जब उसे सबसे शांत जगह मिली, तभी ये बेवकूफ लोग उसे परेशान करने आए। उसने ओसवाल्ड को दूर फेंक दिया। नाइट ने उसकी पहचान मांगी और एलन ने कहा कि नाम बताने में लड़ाई खत्म होने से ज्यादा वक्त लगेगा। ओसवाल्ड ने यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया और हमला किया, लेकिन एलन ने अपनी जादुई आंखों से उसकी ताकत खत्म कर दी। ओसवाल्ड ने तब एनेल को निशाना बनाया और उसकी तरफ एक अदृश्य चेन भेजी। उसने उंगली टकटकी की और आग भेजी, लेकिन एलन ने उसे काट दिया। ओसवाल्ड हैरान था कि एलन उसकी ताकत देख सकता है, लेकिन चिल्लाया कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो गुस्से में तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन एलन अचानक उसके पीछे आ गया। एलन ने ओसवाल्ड से पूछा कि उसने बच्चों को क्यों मारने की कोशिश की। उसने जवाब दिया कि डेमन को मारने के लिए उसे कोई वजह नहीं चाहिए, और फिर हमला किया। एलन ने उसे टालते हुए एक बार मारा और लड़ाई जल्दी खत्म कर दी। बाद में लीसा ने फील को ठीक किया, जो अब डेमन बच्चों का दोस्त बन गया। लीसा ने एलन से कहा कि उसे बहुत खुशी हुई जब उसने बच्चों को बचाया। उसने कहा कि बच्चे किसी भी जाति के हों, उनके जन्म में कोई गुनाह नहीं होता। एलन ने उसके अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया कहा। इसी बीच लीसा बेहोश ओसवाल्ड की जांच कर रही थी और एनेल सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। उसे लगता था कि एक नाइट को हराना साम्राज्य के खिलाफ जंग घोषित करने जैसा है। एलन ने मजाक में कहा कि हिना उन्हें बूढ़ी दादी की तरह डांटेगी जब उसे ये पता चलेगा। अचानक हिना वहां पहुंच गई और सब घबरा गए उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश में। हिना ने सांस ली और एलन को वैसी ही डांट लगाई जैसा उसने सोचा था। फिर उसने कहा कि वो इसके बाद का हाल संभालेगी। उसके पास अच्छी खबर भी थी कि शहर से बाहर जाने वाली सड़कें आखिरकार खुल गई हैं। उसने सबको जल्दी घर लौटने को कहा, लेकिन एलन इस खबर से हैरान था। बाद में पेराल ने एनेल से विदाई ली और पूछा कि क्या वो जंगल में एल्व्स के साथ रहना नहीं चाहती। एनेल ने कहा कि उसे शासक बनने के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। उसने कहा कि अगर वो दोस्तों के साथ सफर करती रही तो दुनिया देखेगी और शासक बनने लायक बनेगी। पेराल ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेंगे, और फिर एनेल और दोस्तों ने सबको अलविदा कहा, वादा करते हुए कि एक दिन वापस आएंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हिना को अब परेशानी सता रही है। उसे सम्राट की हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने लीट के साथ एलन की सुरक्षा के लिए डील की थी।
जल्द ही एलन ने सफर के लिए जरूरी सामान गाड़ी में लोड किया और एनेल ने तमाशा किया क्योंकि वो और ब्लैकस्मिथ फोर्ज देखना चाहती थी। वो फिर से आने और पूरे महीने ड्वार्वेन फोर्ज देखने की जिद कर रही थी। इसी बीच एलन ने देखा कि लीसा उदास लग रही है क्योंकि उन्हें हिना को सही विदाई नहीं मिली। एलन ने सहमति जताई कि इतनी जल्दी उनके घर से निकलने की वजह से हिना से मिलने का मौका नहीं मिला। लीसा उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन एलन ने कहा कि हिना शुक्रिया स्वीकार करना अच्छा नहीं मानती। उसने कहा कि अब सफर शुरू करना चाहिए। सब गाड़ी में चढ़ने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें रोक दिया। पीछे मुड़कर देखा तो एक लाल बालों वाला लड़का था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसने उनकी मदद मांगी अपनी बड़ी बहन के लिए। लीसा ने एलन की तरफ देखा और वो शिकायत करने लगा कि वो साम्राज्य छोड़ने ही वाले थे कि फिर से मुसीबत में पड़ गए। एनेल ने कहा कि कम से कम लड़के की बात तो सुन ले, शायद जल्दी निपट जाए। लीसा भी यही सोचती थी और एलन को लड़के की बात सुननी पड़ी। उसने अपना नाम कर्टिस बताया, हिना का छोटा भाई, जिससे सब हैरान रह गए। जल्दी ही वो एक ढाबे पर गए जहां एलन ने कर्टिस से पूछा कि उसका हिना को बचाने का मतलब क्या है। उसने खुलासा किया कि उसकी बड़ी बहन को ब्लैक वुल्फ नाइट्स ने सम्राट की हत्या के आरोप में पकड़ लिया है। अब उसे राजधानी ले जाया जा रहा है जहां उसे सजा सुनाई जाएगी और सबसे ज्यादा सजा मौत हो सकती है। सब यकीन नहीं कर पाए कि हिना ऐसा कर सकती है। कर्टिस ने भी कहा कि ये इल्जाम फर्जी होना चाहिए। एनेल ने कहा कि वो तुरंत हिना की बेगुनाही साबित करेंगे, लेकिन कर्टिस को लगता था कि ये मुमकिन नहीं। भले ही सबूत मिले तो उसे दबा दिया जाएगा। एनेल ने उसे समझाने को कहा और कर्टिस ने बताया कि हिना को नोबल्स और रॉयल्स के एक गुट से नफरत है क्योंकि वो बहुत होशियार है और सब उसे जलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हिना इतनी बेबाक है कि उसने साम्राज्य के गलत सिद्धांतों की आलोचना की बिना डरे। एलन ने सहमति जताई कि हिना ने जरूर कई दुश्मन बनाए होंगे। कर्टिस ने कहा कि ये उसके किसी दुश्मन का प्लान होगा, लेकिन वो इतना कमजोर है कि मदद नहीं कर सकता। एलन ने पूछा कि उनके पास कोई रिश्तेदार या दोस्त तो होगा, और कर्टिस ने कहा कि वो और उसकी बहन परिवार में भी अकेले हैं। लीसा को अचानक याद आया कि हिना ने कहा था कि वो इकलौती है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। उसे शक हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। इसी बीच एलन ने कर्टिस से सोचने का वक्त मांगा क्योंकि उसका अनुरोध बहुत बड़ा था। कर्टिस मना नहीं कर सका और कहा कि वो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बाद में एलन अकेले बैठा सोच रहा था जब लीसा और लड़कियां आईं कर्टिस के बारे में बात करने। एलन को भी कर्टिस पर शक था, जो ठीक वक्त पर उनके सामने आया जब वो जा रहे थे। उसने कहा कि हिना का कोई छोटा भाई नहीं है और एनेल को याद दिलाया गया कि उन्होंने कर्टिस से कभी मुलाकात नहीं की। फिर भी वो जानता था कि वो हिना के दोस्त हैं। एलन ने अपनी डिवाइन आंखों से चेक किया और पाया कि हिना को ब्लैक वुल्फ नाइट्स ने पकड़ लिया है और उसे राजधानी ले जाया जा रहा है। लड़कियां अब कंफ्यूज थीं कि कर्टिस सचमुच हिना का भाई है या नहीं। एलन ने कहा कि सबसे अच्छा है कि वो इस मुद्दे की जड़ तक जाएं और उसे सुलझाएं। लीसा को डर था कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन एलन ने कहा कि वो कुछ न कुछ सोचेगा। इसी बीच हिना को हाथ पैरों में बेड़ियों के साथ ले जाया जा रहा था। उसने लिजर्ड से पूछा कि क्या वो उसकी यात्रा को थोड़ा आरामदायक नहीं बना सकती। लिजर्ड ने कहा कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हिना ने कहा कि वो भाग नहीं सकती, लेकिन लिजर्ड ने कहा कि उसमें हमेशा अनिश्चितता का तत्व है। उसने दावा किया कि अगर हिना भाग गई तो उसे उसकी जगह फांसी हो सकती है। हिना हार मानकर लेट गई और लिजर्ड से पूछा कि क्या उसने वादा पूरा किया। लिजर्ड ने कहा कि हाँ, अब हिना को सम्राट की हत्या का दोषी माना गया है। उसने कहा कि अब एलन और उसके दोस्तों की परवाह नहीं है। हिना को भरोसा नहीं हुआ और कहा कि अगर उसके दोस्तों को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार सभी को मार देगी। इसी बीच कर्टिस एलन और दोस्तों के साथ एक भारी भरकम नाइट और शानदार गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था। एलन पहुंचा और नाइट के बारे में पूछा। कर्टिस ने कहा कि वो उसका गार्ड और कोचमैन है, जिस पर वो भरोसा करता है, लेकिन लड़कियों को शक था और उन्होंने एलन से कहा कि अगर कुछ हुआ तो उन्हें बचाए। वो शानदार गाड़ी में सवार हुए और राजधानी के लिए रवाना हुए, लेकिन एनेल और लीसा सतर्क थीं। कर्टिस ने नोटिस किया और पूछा कि क्या कुछ गलत है। वो घबराईं और गाड़ी की तारीफ करने लगीं। एलन ने अपनी शंकाओं को छुपाना बंद किया और कर्टिस से पूछा कि क्या वो सचमुच हिना का छोटा भाई है। एनाइल ने भी जवाब मांगा और कर्टिस को ठेस लगी। उसने कहा कि उनका शक जायज है और बताया कि वो एक ब्रांच फैमिली से है
और हिना उसकी कजन है। कर्टिस ने कहा कि हिना हमेशा उसकी तरह बहन बनकर रही और वो उसे बहुत चाहता था। उसने बताया कि वो एक कमजोर और बेकार लड़का था जिसे सब नजरअंदाज करते थे, लेकिन हिना ही उसकी मदद करती थी। उसने याद किया कि एक पार्टी में वो अकेला और दुखी था और हिना ने उसे बचाया। तब से वो करीब आए, लेकिन उसके माता पिता हिना से नफरत करते थे और उसे दूर ले गए। कर्टिस ने कहा कि वो जिंदगी भर दूर से हिना को देखता रहा और अचानक एलन और दोस्तों को उससे मिलते देखा। उसने कहा कि जब ब्लैक वुल्फ नाइट्स ने हिना को पकड़ा, वो सिर्फ देखता रह गया क्योंकि वो कायर है। उसकी बातों से सब भावुक हो गए और लीसा ने कहा कि वो कायर नहीं, क्योंकि उसने मदद मांगने की हिम्मत दिखाई। एनेल ने भी माफी मांगी, लेकिन एलन और लीसा चुप रहे। कर्टिस ने एलन से हिना के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं। कर्टिस ने कहा कि वो बहुत अच्छे लगते हैं और लीसा ने हामी भरी कि दोनों की फ्रिक्वेंसी एक जैसी है, जैसे दशकों से जानते हों। ली ने मजाक में पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं, जिससे लीसा हैरान हो गई। एलन ने उसे समझाया कि वो पहले सोच लिया करे, लेकिन लीसा उसे छेड़ने लगी। कर्टिस हंसते हुए बोला कि उसे नहीं पता था कि उसकी बहन के ऐसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ नाइट्स रात को रुक गए और हिना ने लिजर्ड को ब्रेक लेने को कहा। लिजर्ड ने मना किया क्योंकि उसे हिना पर नजर रखनी थी। हिना ने ओसवाल्ड के बारे में पूछा, जो जंगल पर हमला कर चुका था, और लिजर्ड ने कहा कि उसे माफ कर दिया गया क्योंकि मकसद पूरा हो गया। हिना को यह सुनकर गुस्सा आया और कहा कि साम्राज्य में ऐसे घटिया लोग भरे पड़े हैं जो उसे फंसाया। लिजर्ड ने कहा कि यह उसकी गलती है जो उसने इतने दुश्मन बनाए। हिना को परवाह नहीं थी क्योंकि एलन सुरक्षित था। इसी बीच एलन का ग्रुप रुक गया क्योंकि शहर से बाहर निकलने के गेट बंद हो गए थे। कर्टिस ने कहा कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने यहां रुकने का सुझाव दिया था। सबने उसे समझाया कि यह उसकी गलती नहीं और सोचने लगे कि अचानक गेट क्यों बंद हुए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद नाइट्स उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन एलन ने कहा कि पहले जानकारी जुटानी चाहिए। उसने एडवेंचरर्स गिल्ड जाने का फैसला किया, लेकिन कर्टिस ने सुझाव दिया कि ली और एनाइल पीछे रहें क्योंकि उनकी जाति से ध्यान खींचेगा। दोनों नाराज हुईं और कर्टिस ने उन्हें इंत में ले जाने की पेशकश की। ली अचानक शर्माई क्योंकि वो एलन के साथ अकेली होगी और उत्साह में दिशा भूल गई। आखिरकार वो गिल्ड पहुंचे और माहौल तनावपूर्ण था। लीसा ने पूछा कि क्या बाद में आना चाहिए, लेकिन एलन ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। दूसरी तरफ कर्टिस ने एनेल को कमरे की चाबी दी और उसने पूछा कि क्या इंत में रहना सुरक्षित है। कर्टिस ने भरोसा दिलाया कि ये जगह भरोसेमंद है और भले ही नाइट्स आएं, उसका गार्ड उन्हें बचा सकता है। ली को नाइट से परिचित वाइब्स मिले और वो उससे पूछने लगी कि क्या वो मिल चुके हैं। नाइट घबराया और मना कर दिया। एनेल ने ली को खींचते हुए कहा कि वो नाइट को परेशान न करे, लेकिन ली को लगा कि उसे हेलमेट हटाकर आराम करना चाहिए। कर्टिस ने कहा कि नाइट शर्मीला है और अजनबियों से चेहरा नहीं दिखाता। एनेल को अब शक हुआ। गिल्ड में एलन को शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन लीसा ने पता चला कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स 6 लोगों के ग्रुप को ढूंढ रहे हैं जो बॉर्डर सिटी से आए हैं। एलन को यकीन हो गया कि नाइट्स उन्हें तलाश रहे हैं। तभी गिल्ड का दरवाजा जोर से खुला और एक ब्लैक वुल्फ नाइट अंदर आई। उसने सबको अपनी जगह रहने को कहा। कुछ लोगों ने नाइट के इस रवैये पर आपत्ति जताई, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई विरोध करेगा तो वो बिना पूछे मार देगी। उसने बताया कि वो 6 लोगों के ग्रुप को ढूंढ रही है जो बॉर्डर सिटी से आए और साम्राज्य में अशांति फैला रहे हैं। एडवेंचरर्स ने कहा कि उन्हें साम्राज्य की मदद करने की कोई वजह नहीं। नाइट ने सोने के सिक्कों से भरा थैला मेज पर फेंका और कहा कि जो भी जानकारी देगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। एडवेंचरर्स ने यह मौका गंवाना नहीं चाहा और एलन लीसा पर शक करने लगे, जो अजनबी थे और निकलने का रास्ता पूछ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इशारा किया तो वो वहां से गायब थे। नाइट बाहर दौड़ी और उन्हें भागते देखा। उसने चिल्लाकर रुकने को कहा, लेकिन लीसा कानून मानना चाहती थी। एलन ने कहा कि वो अनजान बन सकते हैं। उसने अचानक लीसा को गोद में उठाया और छलांग लगा दी। नाइट एक बच्चे से टकरा गई जो रोने लगा। उसने बच्चे को ठीक किया, जिससे एलन और लीसा को भागने का मौका मिला। वो सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी दूर एक बड़ा धमाका हुआ। एलन को एहसास हुआ कि धमाका उसी दिशा में हुआ जहां उनका इंत था। वो वहां दौड़े और देखा कि इंत मलबे में तब्दील हो गया है। सामने ओसवाल्ड खड़ा था, जिसके हाथ में बेहोश एनेल और लोली थी। एलन और लीसा हैरान थे और ओसवाल्ड ने कहा कि वो एलन से जंगल में हुई हार का बदला लेगा।
एलन ने तलवार निकाली, जबकि लीसा ने देखा कि कर्टिस मलबे में फंसा है। वो उसे बचाने दौड़ी, लेकिन ओसवाल्ड ने उसे रुकने को कहा। उसने घोषणा की कि ये उसका एलन से मुकाबला है और उसे दखल नहीं चाहिए। ओसवाल्ड ने कहा कि एलन बहुत शांत लग रहा है, क्या उसे लड़कियों की परवाह नहीं? उसने लोली को उठाया और लीसा उसे छोड़ने की भीख मांगी। ओसवाल्ड घमंडी होकर पूछा कि क्या उन्हें उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। एलन ने सवाल किया कि क्या वो लड़की को मार सकेगा इससे पहले उसका सिर उड़ जाए। ओसवाल्ड को यह सवाल नागवार गुजरा और उसने साबित करने के लिए लोली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका हाथ कट गया। वो चीखने लगा और लड़कियों को छोड़कर जमीन पर लौटने लगा। एलन उसके पास गया और कहा कि उसके पास सवाल हैं, तो चुप हो जाए। ओसवाल्ड हंसने लगा और स्वीकार किया कि वो जानता था कि एलन को हरा नहीं सकता, लेकिन ये उसका मकसद नहीं था। एलन कंफ्यूज था, तो उसने अपनी जादुई आंखों से देखा। ओसवाल्ड ने समझाया कि उसने एनएल और मलबे में फंसे सभी पर विस्फोट का जादू डाला है। उसने कहा कि एक उंगली टकटकी से सबको उड़ा सकता है और उसे अपनी मौत की परवाह नहीं अगर एलन के चेहरे पर हार दिखे। उसने एलन को चुनौती दी कि वो जादू की कनेक्शन तोड़े, जैसा जंगल में किया था। एलन को गुस्सा आया और वो अपने अतीत की याद में खो गया। एक बार मॉन्स्टर ने गांव पर हमला किया और सभी को मार डाला। सिर्फ एक लड़का बच गया जो रो रहा था। एक मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया, लेकिन एलन ने समय रहते मॉन्स्टर को मार डाला। उसने लड़के को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, लेकिन लड़का डर कर पीछे हट गया और उसे मॉन्स्टर कहकर पत्थर फेंके। ये शब्द एलन को हिला गए और उसे हीरो होने की जिम्मेदारी से नफरत हो गई। अब वो सोचता है कि वो हीरो नहीं रहा तो अजनबियों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन दोस्तों को बचाना उसकी प्राथमिकता है। फिर भी वो सबको छोड़ नहीं सकता। ओसवाल्ड ने उंगली टकटकी की, लेकिन एलन ने अपने खास तकनीक से समय को धीमा कर दिया। उसने आग की कनेक्शन को एक एक करके काटा और सभी को बचाया, साथ ही मलबे में फंसी एक औरत को भी निकाला। ओसवाल्ड हैरान था कि कोई नहीं मरा। एलन ने कहा कि वो अब कोई हीरो नहीं, लेकिन दोस्तों और मासूमों को बचाना उसका फर्ज है। ओसवाल्ड बार बार अपनी उंगलियां चटकाता है और फटने की आवाज करता है। एलन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई आखिरी बात है। ओसवाल्ड उसे मॉन्स्टर कहता है और एलन तलवार चलाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक एक महिला नाइट वहां आती है और उसे रोकने की रिक्वेस्ट करती है। एलन उसे दूर रहने को कहता है। वह कहती है कि ओसवाल्ड ने मासूम लोगों पर हमला करके एक ना माफ करने वाला गुनाह किया है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिर भी वह दावा करती है कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स को उसे सजा देनी चाहिए। एलन कहता है कि वह ब्लैक वुल्फ नाइट्स के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। नाइट मानती है कि उसके शक जायज हैं, लेकिन वादा करती है कि वह खुद ओसवाल्ड को सजा दिलाएगी। वह अपना नाम सेलिया बताती है, जो ब्लैक वुल्फ नाइट्स की वाइस कैप्टन है, और अपनी इज्जत की कसम खाती है कि ओसवाल्ड को इंसाफ मिलेगा। एलन उसकी बात मान लेता है और तलवार वापस रख देता है। इसके बाद वे एक और इनमें शरण लेते हैं। लीसा अपने दोस्तों की हालत चेक करके वापस आती है और एलन को बताती है कि सब ठीक है। वह कहती है कि शहर का लॉकडाउन हट गया है तो वे कल राजधानी जा सकते हैं, लेकिन एलन को शक है कि अगर ब्लैक वुल्फ नाइट्स सच में उनकी तलाश कर रहे थे तो वे बहुत आसानी से पीछे हट गए। इससे लीसा भी सोच में पड़ जाती है कि नाइट्स किसके हुक्म पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह की हत्या हो चुकी है। दूसरी ओर सेलिया और उसके नाइट्स जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां वह लिजी से संपर्क करती है और बताती है कि उनके बॉस के हुक्म से शहर का लॉकडाउन हटा दिया गया है। सेलिया ओसवाल्ड को फांसी देने की इजाजत मांगती है, लेकिन लीजी कहती है कि उनका बॉस खुद इस मामले को संभालेगा। अचानक काली धुआं ओसवाल्ड को घेर लेता है और उसे बांध देता है। ओसवाल्ड हंसता है और कहता है कि वह किसी के कुत्ते बनने से मना करता है। धुआं एक बड़े मुंह का रूप लेता है और ओसवाल्ड को निगल जाता है। फिर सेलिया और बाकियों की तरफ 3 आंखें दिखाता है। इस बीच लीजी हिना को एक सुरक्षित कमरे में ले जाती है, जो एक किले में है। वह जाने की तैयारी करती है और हिना से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। हिना कहती है कि कुछ किताबें मिल जाएं तो अच्छा होगा। अगले दिन एलन और उसका ग्रुप राजधानी पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि बिना परमिट के शहर में घुसने पर गिरफ्तारी हो सकती है। एनएल सुझाव देती है कि वे परमिट ले लें, लेकिन एलन कहता है कि यह लगभग नामुमकिन है। वह बताता है कि एनएल और लो एक्सोटिक रेस से हैं। लीसा एक पूर्व राजकुमारी है और वह खुद सबसे शक के घेरे में है।
लीसा कोई हल सोचने में व्यस्त हो जाती है और लगता है उसे कुछ सूझ गया है। लीसा कहती है कि वे राजधानी में घुसने के लिए एक सुरंग खोद लें। सब यही सोचते हैं कि काश उन्होंने यह नहीं सुना, लेकिन कर्टिस कहता है कि यह शानदार आइडिया है क्योंकि राजधानी में कई गुप्त अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। अलन उत्सुक होकर विस्तार से पूछता है। कर्टिस बताता है कि राजधानी में इंपीरियल फैमिली के अलावा किसी को न पता वाली कई एस्केप सुरंगें हैं। वह कहता है कि पूरा ग्रुप इस रास्ते से जाना जोखिम भरा होगा, तो वह और उसका गार्ड मुख्य गेट से जाएंगे, जबकि अलन और लड़कियां सुरंग की तलाश करेंगी। रात के वक्त वे आखिरकार एक सुरंग ढूंढ लेते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। वहां का माहौल डरावना और जर्जर है। लगता है इसे दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ। अचानक अलन अपनी जादुई आंखों से किसी को देखता है। 2 नाइट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वे लो की शक्तियों से अपनी मौजूदगी छुपाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे सोचते हैं कि ब्लैक वुल्फ नाइट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। एनेल को डर लगता है कि कहीं कर्टिस पकड़ा गया हो और उनको बता दिया हो। अलन को लगता है कि बात इससे भी गंभीर हो सकती है। तभी लिज वहां तीर कमान लिए आती है और सामने किसी को न देखकर तीर चला देती है। अलन उसे पकड़ लेता है और अपनी अदृश्यता खो देता है। लिज कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी। अलन पूछता है कि उसने उसे कैसे देख लिया, तो वह जवाब देती है कि लो की शक्ति सिर्फ उन्हें अदृश्य बनाती है। उनकी धड़कन की आवाज से वह उनकी लोकेशन जान सकती है। वह दूसरा तीर चलाती है जो लो के पास से गुजरता है और उसे अदृश्यता छोड़नी पड़ती है। लिज कहती है कि उसे लड़कियों को मारना नहीं है, उसका असली टारगेट अलन है। अलन लीसा और बाकियों को आगे जाने को कहता है, लेकिन वे साथ रहने की जिद करते हैं। अलन कहता है कि वह लिज से लड़ते हुए उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो लड़कियां अनिच्छा से आगे बढ़ जाती हैं। अकेले रहने पर अलन और लिज अपनी तलवारें निकालते हैं। लिज तेजी से उस पर हमला करती है, इतनी तेज कि अलन उसे मुश्किल से देख पाता है। वह दीवारों का सहारा लेकर कूदती है और लगातार हमले करती है, जो अलन सिर्फ रोक पाता है। अलन पूछता है कि लिज उसे सच में क्यों नहीं मार रही, शायद उसे जिंदा चाहिए। वह गुस्से में उसे बकवास न करने को कहती है और फिर हमला करती है, लेकिन उसे हिना की धमकी याद आती है कि अगर उसके दोस्तों को कुछ हुआ तो वह उसे मार देगी। इस वजह से लिज हिचकिचाती है और अलन उसका वार आसानी से रोक लेता है। अचानक गुफा हिलने डोलने लगती है और ढहने वाली होती है। लिज कहती है कि उसे इसकी भनक नहीं थी और अलन कहता है कि लगता है दोनों जिंदा दफन होने वाले हैं। दूसरी ओर लीसा और बाकी कर्टिस के सेफ हाउस में पहुंचते हैं, जहां उसे पता चलता है कि एलन ब्लैक वुल्फ नाइट से लड़ रहा है। वह बाहर धमाके की आवाज सुनकर निकलते हैं और देखते हैं कि अंडरग्राउंड गुफा की दिशा में एक छोटा किला जल रहा है। लीसा चिंता में पड़ जाती है कि कहीं अलन को चोट तो नहीं लगी। कर्टिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लीसा रोते हुए अलन का नाम चिल्लाती है और अचानक वह उसके पीछे आ जाता है, पूछता है कि क्या उसने उसे बुलाया। लीसा उसे देखकर हैरान हो जाती है और गले लगा लेती है। एनेल और लो कहते हैं कि ये दोनों कमरे में चले जाएं, जबकि कर्टिस उन्हें देखता रहता है। अलन पूछता है कि क्या कर्टिस ठीक है, क्योंकि वह हैरान दिख रहा है। कर्टिस नाटक करता है कि वह ठीक है, लेकिन उसका ढोंग पकड़ा जा रहा है। अलन पूछता है कि हिना को बचाने का अगला कदम क्या है। कर्टिस घबराहट में कहता है कि उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं, तो रात को आराम कर लें। लड़कियां उसकी सलाह मान लेती हैं, लेकिन अलन बाहर निकलता है और कहता है कि उसे कुछ काम है। दूसरी ओर हिना अपने कमरे में पुराने हीरोज की कहानी पढ़ रही होती है, जब अचानक अलन उसके सामने आ जाता है। हिना उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे यहां पहुंचा। अलन बताता है कि उसे पता चला कि हिना पर बादशाह की हत्या का झूठा इल्जाम लगा है, तो वह अकेले टेलीपोर्ट होकर मिलने आया। हिना कहती है कि वह उसे बचाने नहीं आया, लेकिन अलन वही कहता है। हिना उसे थोड़ा बेवकूफ कहती है कि उसे लगा होगा कि उसे फांसी होगी। वह बताती है कि चूंकि उस पर लगे आरोप गलत हैं, कोर्ट में साबित नहीं होंगे। साथ ही एक मार्कवी फैमिली की हेड होने के नाते इंपीरियल पावर उसे मार नहीं सकते, तो मामला चुपचाप सुलझ जाएगा। अलन मान लेता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। हिना उसे चिढ़ाती है कि क्या वह उसकी चिंता कर रहा था, और वह हाँ कहता है, जिससे हिना शर्मा जाती है। अचानक वह उदास हो जाती है और अलन को जाने को कहती है, क्योंकि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। अलन चला जाता है, लेकिन हिना और उदास होकर सोचती है कि वह आखिर कर क्या रही है। अगली सुबह अलन ख्यालों में खोया सा लगता है और कर्टिस की बात पर भी सही से रिएक्ट नहीं कर पाता। कर्टिस बताता है कि हिना पर आरोप लगा है कि उसने अपने किंगडम के साथ मिलकर एम्पायर को नुकसान पहुंचाया। वह कहता है कि अगर अलन हिना को बचाएगा तो आरोप मजबूत होंगे
और युद्ध हो सकता है। अलन पूछता है कि क्या उन्हें अभी किंगडम वापस जाना चाहिए, तो कर्टिस उदास दिखते हुए हाँ कहता है। लड़कियां अपनी दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कर्टिस कहता है कि उससे ज्यादा उसकी बड़ी बहन की फिक्र उसे है और वादा करता है कि वह उसे जरूर बचाएगा। अलन उठता है और दोस्तों से कहता है कि चलें, बिना यह जाने कि हिना को जेल में डाल दिया गया है। जेल में हिना को एक परिचित आवाज सुनाई देती है और अंधेरे से एक चेहरा दिखता है। अंधेरा हटता है और कर्टिस सामने होता है। हिना उसे देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि वह कैसे यहाँ है। कर्टिस पागल की तरह हंसता है। हिना उसे ढेर सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन पहले जानना चाहती है कि वह किसके लिए काम कर रहा है। कर्टिस दावा करता है कि वह सारा खेल रचने वाला मास्टरमाइंड है, लेकिन हिना को यकीन नहीं होता कि इतना नाकारा इंसान यह कर सकता है। कर्टिस कहता है कि वह बदल गया है और अपने हाथ में एक काला गोला बनाता है। हिना हैरान हो जाती है, क्योंकि यह ब्लैक वुल्फ नाइट्स को कंट्रोल करने की शक्ति है जो सिर्फ इंपीरियल फैमिली को मिलती है। उसे डर लगता है कि कहीं कर्टिस ने सबको मार डाला हो, लेकिन वह कहता है कि उसने बस धमकी दी और वे कायरों की तरह भाग गए। हिना गुस्से में पूछती है कि उसका मकसद क्या है और उसने हिना पर हत्या का इल्जाम क्यों लगाया। कर्टिस कहता है कि वह सही बादशाह बनना चाहता है, लेकिन उसकी मां एक साधारण किसान थी, तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। हिना को यह भी पता है कि कर्टिस उससे शादी करके ब्रांच फैमिली से मेन फैमिली में आना चाहता है ताकि उसे वैधता मिले। कर्टिस कहता है कि वह बहुत समझदार है और उसे साथ में एम्पायर चलाने को कहता है। हिना इस घटिया प्लान पर गुस्सा हो जाती है और उसे बेवकूफ कहती है। कर्टिस हिचकिचाता है, लेकिन कहता है कि यह हिना के लिए भी है। वह कहता है कि अगर वह रानी बनेगी तो अपने दुश्मनों से बदला ले सकती है। हिना कहती है कि वह सिर्फ भविष्य की सोचती है, बदले की इच्छा नहीं रखती। कर्टिस उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हिना उसकी तरफ पीठ कर लेती है। वह गुस्से में कहता है कि वह ना नहीं मानेगा और चला जाता है। बाहर कर्टिस लिज से मिलता है, जो जेल की निगरानी कर रही है। वे अंडरग्राउंड सुरंग के ढहने के बारे में बात करते हैं, जो लगभग लिज को दबा देता था। वह कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और अलन के भागने के लिए माफी मांगती है। कर्टिस कहता है कि चिंता मत करो, वह यकीन है कि अलन एम्पायर छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। दूसरी ओर अलन और लड़कियां राजधानी से बाहर की ओर जा रही हैं। उनके रथ का माहौल उदास है, सब खामोश हैं। एनेल बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाकर पूछती है कि क्या वे पूरे रास्ते चुप रहेंगे। अलन कहता है कि बात करने को कुछ नहीं है। एनेल कहती है कि उसके पास कुछ है। वह अलन के फैसले पर सवाल नहीं उठाएगी क्योंकि उसे उस पर भरोसा है, लेकिन हिना की चिंता है। लीसा सोचती है कि क्या हिना खुद इस स्थिति से निपट सकती है। अलन कहता है कि हिना ने उसे भेज दिया था जब उसने कहा कि वह खुद संभाल लेगी। सब हैरान होकर पूछते हैं कि वह कब मिला, लेकिन अलन चुप रहता है। अलन कहता है कि मूड हल्का करने के लिए ब्रेक लें और रथ वाले से किसी खूबसूरत जगह पर रुकने को कहता है। जेल में लिज हिना से मिलने आती है और उसे पहले पढ़ी किताब लाती है। वह माफी मांगती है कि उसे इस छोटी सी कोठरी में डाला, लेकिन हिना कहती है कि यह उसकी गलती नहीं। हिना किताब उठाती है और सोचती है कि उसे हमेशा हीरोज की कहानियां पसंद थीं। अपनी पिछली जिंदगी में भी वह हीरोज को सम्मान देती थी जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ लड़ते थे, लेकिन उनकी असमय मौत उसे दुखी करती थी। इसीलिए जब अलन को हीरो चुना गया तो हिना ने उसे बचाने की कोशिश की, फिर भी उसकी मौत हो गई, जैसे कहानियों के हीरोज की होती है। यही वजह है कि वह नहीं चाहती कि अलन फिर से हीरो बने और कुर्बानी दे। अगले दिन कर्टिस फिर हिना से मिलता है और पूछता है कि क्या वह अब उसके साथ काम करेगी। हिना मना कर देती है। कर्टिस धमकी देता है कि अगर वह नहीं मानी तो उसे फांसी हो जाएगी। हिना कहती है कि यह उसका ही जाल था। हिना कहती है कि वह काटकर अपनी जीभ काट लेगी, इससे पहले कि वह अलन या एल्व्स के जंगल को नुकसान पहुंचाए। कर्टिस गुस्से से पागल हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। हिना गिर जाती है और वह उसे लातों से पीटता है। अचानक रुककर माफी मांगता है और भाग जाता है। अपने कमरे में वह सब तोड़फोड़ करता है क्योंकि सब गलत हो रहा है। अचानक काला धुआं उसे घेर लेता है और वह अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। दूसरी ओर अलन और उसका ग्रुप सामान लेने के लिए एक शहर में रुकते हैं। एनेल और लो सामान खरीदती हैं, लेकिन अलन उन्हें बहाने से भेज देता है क्योंकि उसे लगता है कि लीसा उससे प्राइवेट बात करना चाहती है। लीसा कहती है कि वे राजधानी लौटें और हिना को बचाएं, भले ही इससे हालात बिगड़ें। वह कहती है कि अगर हिना बचना नहीं चाहती तो वह इस बार खुदगर्जी करेगी। जेल में कर्टिस फिर हिना के पास आता है। वह जब हिना से बात करने से मना करती है तो उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नफरत देखकर पीछे हट जाता है।
अचानक बुराई उसे घेर लेती है और दो काले हाथ बनते हैं जो हिना को घोंटने लगते हैं। वह पागल की तरह हंसता है कि वह उसे अपनी बनाएगा, भले ही उसे मारना पड़े। अचानक हाथ कट जाते हैं और अलन वहां होता है, साथ में एक नाइट। कर्टिस गुस्से में होता है और नाइट को धोखेबाज कहता है। वह अपना हेलमेट हटाती है और सेलिया होती है। कर्टिस कहता है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन सेलिया कहती है कि वह एम्पायर की सेवा करती है, न कि एक जिद्दी तानाशाह की। सच यह है कि कर्टिस को सिर्फ हिना चाहिए थी। बादशाह बनने का उसका इरादा नहीं था। उसने एक दानव से डील की थी कि उसकी इच्छा पूरी हो। दानव ने उसकी ताकत से बादशाह का सिर काटकर ला दिया, जिससे कर्टिस डर गया। दानव ने कहा कि अगर उसे हिना चाहिए तो उसे खुद बादशाह बनना होगा। कर्टिस को लगा यह नामुमकिन है, तो दानव ने उसे ताकत दी। काला जादू उसे घेर लिया और वह हत्यारी सनक में चला गया। उसने दानव पर फल का चाकू से हमला किया, लेकिन दानव हंसा और अपनी ऊर्जा से कर्टिस में समा गया। अब दानव फिर कर्टिस के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अलन द्वारा कटे काले हाथ फिर बनने लगते हैं। वह अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन सेलिया और अलन उन्हें काट देते हैं। अचानक वह अलन पर वार करता है, जो बच जाता है, लेकिन सेलिया की कवच टूट जाती है। वह गिर जाती है और हिना दौड़कर उसके पास जाती है। कर्टिस अलन पर हमला करता है, जो उसे रोकता है और उछाल देता है। कर्टिस की ताकत चली जाती है और वह पूछता है कि अलन ने उसका प्लान क्यों बर्बाद किया। अलन कहता है कि उसका प्लान तो पहले से खराब था। कर्टिस कहता है कि वह सिर्फ बादशाह बनना चाहता था, लेकिन अलन पूछता है कि फिर उसने उसे क्यों मारा। कर्टिस जवाब नहीं दे पाता। अलन कहता है कि दानव की ताकत ने उसे खा लिया है, क्योंकि वह अपनी पसंद की इंसान को नुकसान पहुंचा रहा था। कर्टिस टूट जाता है और सेलिया हिना को ले जाती है। हिना को कर्टिस की चीख सुनकर बचपन याद आता है और वह उसे सांत्वना देने जाती है, लेकिन कर्टिस अचानक कहता है कि हिना अलन की वजह से उसे नहीं मानती और उसे काले जादू से पकड़ लेता है। अलन कहता है कि वह ताकत छोड़े, लेकिन कर्टिस पागल हो जाता है। दानव की शक्ति उसे बिगाड़ देती है और वह कहता है कि उसे हिना, एम्पायर और दुनिया चाहिए। अलन और सेलिया उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह काला धमाका करता है। तभी लिज आती है और एक झटके में काले हाथ काट देती है। सब हैरान होते हैं और लिज कहती है कि अलन पर उसका एहसान था। कर्टिस गुस्से में सबको मारने की बात करता है और काला जादू उसे डॉलर स्टोर वेनम बना देता है। वह अलन पर हमला करता है, लेकिन अलन कूदकर बच जाता है और एक वार से उसकी ताकत खत्म कर देता है। कर्टिस पागल हो जाता है और अलन उस पर खास मूव चलाता है। तलवार चमकती है और वह कर्टिस की सबकॉन्शियस में जाता है। कर्टिस पूछता है कि उसकी ताकत से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन अलन कहता है कि वह शांति से जीना चाहता है। वास्तविकता में लौटते ही कर्टिस गायब हो जाता है और काली ताकत भी खत्म हो जाती है। हिना अलन के पास दौड़ती है और उसे थैंक्स कहने की कोशिश करती है, लेकिन सही शब्द नहीं मिलते। वह गुस्से में पूछती है कि जब उसने उसे भेज दिया था तो वह क्यों आया। लिज माफी मांगती है कि वह पल बिगाड़ रही है और जल्दी से वहां से जाने को कहती है। बाद में कर्टिस के दानव से डील और बादशाह की हत्या की बात दब जाती है। हिना को फांसी और उसके परिवार को खत्म करने की कहानी बनाई जाती है, लेकिन सच यह है कि हिना अलन और दोस्तों के साथ है। वे पिकनिक के लिए निकलते हैं, जहां हिना अलन से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। अलन कहता है कि उसे ऐसा करना था, जिससे हिना शर्मा जाती है। तभी लीसा खाने के लिए बुलाती है और अलन दौड़ पड़ता है। हिना उसे और दोस्तों को देखती है और सोचती है कि अलन सच में सबका हीरो है,